जो मैंने बताया आपकी उम्र 25 साल 25 साल है 25। तो इतनी यंग एज में भाई इतना बढ़िया ब्रांड आपने बना दिया। जैसे बताया कि 1 साल पहले आपने रजिस्टर करा इसको अच्छे से फुल फ्लेज, तो क्या टर्नओवर किया होगा 1 साल में हमने? प्रॉफिट बताना चाहोगे कितना % आप मार्जिन लेके चलते हो? तो प्रॉफिट मार्जिन D2C में 10-15% के आसपास आपका मार्जिन रहेगा एंड B2B में तो मंथली अभी क्या ऑर्डर्स जा रहे हैं? आज की डेट में 45 से 55 लाख अपनी रिकरिंग सेल है, बिजनेस से कर रहे हैं मंथली सेल। कंपनी इतनी सेटअप कर दी है कि आज की डेट में अच्छे खासे कॉर्पोरेट्स क्लाइंट जैसे नाम लूँ अडोब इंडस्ट्रीज हमसे सामान लेती है, जो ऑलरेडी पहले बाहर के ब्रांड का यूज कर रही थी। इंडियन रेलवेज में हम लोगों ने प्रोडक्ट अरे वाह। सप्लाई करा। DMRC में वी आर ट्राइंग आवर प्रोडक्ट। मेदांता हमारा क्लाइंट है। अच्छा, आपको कभी इशू हुआ जब आप सर्टिफिकेशन के लिए गए या गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए गए, तो कुछ इशू हुआ, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? घूस वगैरह भी मांगते हैं, रिश्वत? अब वो तो किसी को D2C ब्रांड स्टार्ट करना है आज के रेट में 2025 ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, कैसे स्टार्ट करेगा? कुछ अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएं तो। D2C ब्रांड चालू करने के लिए सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। इनकी उम्र 25 साल है और 25 साल की उम्र में चला रहे हैं D2C ब्रांड हर्बो क्लींस के नाम से, और इन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स बनाए हैं इतनी सी एज में ही। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी पूरी कहानी, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इनको आइडिया आया कि इनको क्या प्रोडक्ट बनाना है और कैसे बनाया इन्होंने पूरा स्क्रैच से। सारी चीज़ें हम जानेंगे उनके ही जुबानी। स्वागत है अर्जुन जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सतीश भाई बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देहरादून से यहाँ हमारे स्टूडियो आए। Thank you. तो बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। Thank you. तो अर्जुन भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा, मैंने तो बता दिया मेरी जनता को, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी जुबानी दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन राज पाराशर है एंड मेरे ब्रांड का नाम हर्बो क्लीन्स है। हम लोग इंडिया में नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उन्हें मार्केट करते हैं। इनिशियली आई स्टार्टेड विद B2B मार्केट, मतलब मैंने स्टार्टिंग में B2B में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट करा था एंड अभी मैंने रिसेंटली D2C स्टार्ट करा है। जो मैंने बताया आपकी उम्र 25 साल 25 साल है 25। तो इतनी यंग एज में भाई आप इतना बढ़िया ब्रांड आपने बना दिया और चला भी रहे हो अच्छे से जी। और मैं देख पा रहा हूँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने दिखाने के लिए भी आप लेके आए अपने साथ में, कि ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि भाई प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे स्टार्ट हुआ भाई, आइडिया कैसे आया कि मुझे यही प्रोडक्ट बनाना है? मेरे फादर एक्चुअली साइंटिस्ट हैं, तो अच्छा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एंड उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करना एंड रिसर्च करना काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं बहुत छोटा था तो उन्होंने नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट का उन्हें उस समय से था कि एक नेचुरल क्लीनिंग होनी चाहिए। फिर 2017 में जब मैं स्कूल में था, मैंने फादर को बोला कि आइडिया बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट्स भी बढ़िया हैं जो आपने बना रखे हैं, बट उस समय बहुत स्मॉल स्केल पे था, मतलब प्रोडक्ट्स थे बट इतनी यूज वो नहीं थी हमारे पास प्रोडक्ट्स की रेंज। तो 2017 में मैंने एक आइडिया था, बट उन्होंने बोला यार स्कूल में है, क्या बोल रहा है, स्कूल में छोटा बच्चा है। मतलब ठीक है, बट आइडिया बढ़िया लगा था, तो मैंने तब सोचा था कि आगे जाके इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, क्योंकि बचपन से ऐसा था कि जैसे पेपर छपते थे ना, तो अंबानी जी की वो आती थी पेपर में लग के और उनकी कहानियाँ आती थी, तो सुनने में इतना बढ़िया लगता था, पढ़ने में अच्छा लगता था, तो होता ये बिजनेस करना है। तो घर वालों का था नहीं, तुझे जॉब करनी है भाई, जॉब कर लियो, क्योंकि फादर ऑलरेडी कर रहे हैं। पढ़ाई क्या कर रहे थे आप? उस समय मैं PCM कर रहा था, मतलब उस समय तो 12वीं में थे आप? हाँ, मतलब 10th 12th यही पूरा चल रहा था। फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करा, तो उस समय पापा ने स्टार्ट कर दिया था नेचुरल क्लीनिंग का इस तरह से, बट 1-2 प्रोडक्ट्स ही थे और कुछ इंडस्ट्रीज थी उन पे, फैक्ट्रीज जिनमें वो प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 12th में मेरे को मार्केटिंग का एकदम बढ़िया लगा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि ऑनलाइन आप मार्केटिंग का ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती थी, तो वो देख ली। फिर कॉलेज में आके मैंने बोला कि यार करना है, और कॉलेज में क्या होता है ना, साइड में पॉकेट मनी भी चाहिए होती है, और उस समय ऐसा कुछ यूनिक करना है, नेचुरल क्लीनिंग स्टार्टिंग से दिमाग में था, तो केमिस्ट्री ऑनर्स भी चूज़ कर ली थी। फिर साथ में क्या हुआ, प्रोडक्ट्स मैंने उस समय रिसर्च करने शुरू कर दिए। तो मैंने पापा को बोला कि मेरे पास एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर से ही आ रखा है, नेचुरल क्लीनिंग पे। मतलब उन्होंने बोला कुछ कर रहा हूँ, मैंने नेचुरल क्लीनिंग बोल दिया, अब आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे सब। अब पापा मतलब ठीक है। तो ऐसा सच में था कि आपने बोला उनको? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं था बट मैंने एकदम बोल दिया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है, तो उनसे थोड़ा ज्ञान लिया, फिर अपने केमिस्ट्री टीचर से लिया, डीन थे उनसे लिया, उधर एक प्रोडक्ट की पूरी रेंज तैयार करी 3 साल में। 3 ही साल में जब मैं प्रोडक्ट था, तो मेरे दिमाग में था कि एक प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जब ऑडियंस या जो मेरे कस्टमर्स होंगे ना वो खुश होंगे। और प्रोडक्ट जैसे मैंने आज ये फ्लोर क्लीनर है, तो ये फ्लोर क्लीनर आज परफेक्ट यहाँ पे रखा है, पर इसके पीछे बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स हुए होंगे जो खराब हुए होंगे। अब मैंने बोला मेरे को तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता चल गया है, मैंने बना दिया तो मुझे अच्छा लगेगा, पर इसका असली फीडबैक देगा कस्टमर, और कस्टमर भी जो बिल्कुल स्ट्रेंजर होगा। तो मैंने उस समय क्या करा, मैंने प्रोडक्ट्स बनाए ऐसी वाइट बॉटल्स में, प्लास्टिक बॉटल में लेके मार्केट में निकल गया। तो मार्केट में निकलने के बाद अब सबसे ईजी फ्रूट होता है, मतलब मेरे को लगा कि
कोई बड़ा फैक्ट्री वाला है या मेरे को कोई ऑफिस तो घुसाएगा नहीं, जाता हूँ सीधा होटल में, क्योंकि उसके दरवाजे खुले रहते हैं, ओयो ओयो सब तब चल ही रहते हैं। तो मैं सीधा जाता था, प्रोडक्ट दिखाता था, प्रोडक्ट उन्हें टेस्ट वेस्ट करवाया, बोल रहे यार बढ़िया है, कुछ ने बताया भाई ये दिक्कत है, कोई अपने सीधा वो हाउसकीपिंग स्टाफ पे भेज देता था, भाई देख लो इनके प्रोडक्ट, कोई भगा देता था। तो वो एक जर्नी थी जो वहां से स्टार्ट हुई। तो ये कॉलेज में ही कर रहे थे आप? हाँ, कॉलेज में कर ओके, रहा था। तो कंटिन्यू। अब कॉलेज ही क्या हुई, पूरी अटेंडेंस हो गई जीरो, बिल्कुल पता चल गया। तो घर वालों पे ऐसे नोटिस जाने लगे, घर वालों को भी पता चल गया कि भाई क्या कर रहा है। तो उस समय बोला यार करना है मुझे ये काम, मतलब मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई पूरी कर ले, फिर एक बार कर लियो, जब एक बार तेरे को पूरी डिग्री विग्री मिल जाए तब कर लियो उसके बाद। बट ठीक है, तब भी ऐसे दिमाग में चस्का रहा। फिर 2020 में आ गया कोविड। तो कोविड में क्या हुआ, टीचर्स ने बोला कि इंटर्नशिप करनी है हर बच्चे को। अब मैं बैठा हुआ, मैंने बोला इंटर्नशिप करनी है, और इंटर्नशिप में क्या करेंगे, तो अब पॉकेट मनी भी कमानी है, मतलब उधर बिजनेस भी कुछ इतना बड़ा तो था नहीं। तो मतलब 2020 में कुछ नहीं पता बिजनेस आगे कैसे चलेंगे, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, और कोविड मतलब में। ऑनलाइन भी ऐसे बोल रहे थे कि आगे की कुछ आपको पता नहीं है कि बिजनेसेस अब आगे किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो मैंने ना ऐसे ही दिमाग में लगाया यार इंटर्नशिप से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैं सर्च कर रहा था, वहाँ पे सारी बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्नशिप्स थी कि मेरे को किसी के लिए मार्केट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मेरा वेबसाइट है, उधर जाके एक इंटर्नशिप अपलोड करी, वहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं लगता था, एंड वहाँ पे इंटर्नशिप डाली बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की। और मैं बोला मैं अपने जैसे और लोगों को ये इंटर्नशिप देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो बाकी कंपनी वर्क करेगी, तो क्या पता मेरे जैसे और लोग होंगे, सर्टिफिकेट बना के तो मैं दे ही दूंगा पीडीएफ का। तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप अपलोड करी, एंड वहाँ पे मेरे पास उस समय कोविड के टाइम में बहुत सारे रिज्यूम्स आने लग गए कि मतलब उन अब क्या होता था, मैं दिन में बैठता था, तो दिन में अब मेरे को भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू लेने का, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ क्योंकि, तो उस समय मैं लोगों से बात करता था। अब दिन की क्या होती थी, 50-50 60-60 कॉल, और मतलब पेपर्स भी पास थे, अब उस समय ऑनलाइन पेपर्स भी थे। तो सब कुछ मैनेज करके मैंने फाइनल करे थे 15-20 बच्चे जो आगे मार्केट करेंगे, और उन्हें वो बोलते थे हमें क्या करना है, मैं उन्हें बोलता था मैं आपको दूंगा ट्रेनिंग, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मेरे पास है नेचुरल, हम इंडिया से केमिकल फ्री बना रहे हैं, मतलब उस समय मेरी एक लाइन थी, जहर मुक्त सफाई रोग मुक्त जीवन। अरे वाह। तो मैंने बोला ये करना है, और अब हमें क्या करना है, इसमें लोगों को बताना है प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड सेल करने का ऐसा कोई वो नहीं है, बट अगर आप इन प्रोडक्ट्स को सेल भी कर दोगे तो उसमें आपको मार्जिन और कमीशन मैं दूंगा, तो वो आपका स्टाइपेंड हो गया। मतलब बहुत सारे लोगों को बोला, कुछ को तो एकदम स्टाइपेंड ही चाहिए था। उन्होंने बोला भाई हमें अगर दे सकते हो एक स्टाइपेंड, जो मतलब हम सेल करें या ना करें हमें मिलेगा, तो बताओ। तो उन लोगों को तो मेरे पास स्टाइपेंड नहीं था, मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं है। पर जो मेरे साथ जुड़ने के लिए मान गए, मैं बोला ठीक है जुड़ जाओ, उनको मैंने ट्रेनिंग दी। तो दिन में मैं यूँ बात करता था 15-20 लोगों से, उन 15-20 लोगों को मैंने प्रॉपर ट्रेन करा और रोज बात करना उनसे। उन 15-20 लोगों ने सेल करनी शुरू करी, महीने के एंड में उन्होंने बहुत अच्छी सेल लाके दी। मतलब क्या होता था, पहले फैक्ट्री में, मतलब जो छोटा सा वेयर हाउस था उस समय, तो उधर जाता था तो पापा 50-50 लीटर के ड्रम्स में प्रोडक्ट रेडी हो रहा होता था। अब जब वो सीन हुआ 1 महीने बाद, जब मैं अपने वेयर हाउस में गया, उन बच्चों ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए, तो मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक की वाइट वाइट बॉटल्स पूरी फैक्ट्री में पड़ी हुई हैं, और उनमें प्रोडक्ट्स भरा जा रहा है। तो अब पापा बोल रहे हैं ये सारे तेरी वजह से हुए हैं, कि अब हमें बॉटल्स में भरना पड़ रहा है सामान, हम कहाँ 50-50 लीटर के ड्रम में बेचते थे। तो उन्हें वो लग रही थी मेहनत उस समय। तो मैंने बोला, मतलब उस समय मेरा दिमाग अलग तरीके से चल रहा था, मैंने तो पैसे भी कमा लिए, कुछ बच्चों ने भी कमा लिए, तो मुझे लगा यार इसमें स्कोप है। बस उस समय वो एक हल्की सी चीज हिट हुई थी कि स्कोप तो है, कि मैंने भी मतलब कोविड के टाइम में महीने में 20-25 हज़ार रुपए मैंने कमा लिए। बच्चों ने जिन्होंने मेरे साथ काम करा उन्होंने भी 7-7 10-10 हज़ार रुपए मैंने हर किसी को दिए, और उनसे प्रॉपर वीडियोस ली, सब कुछ की हम आपके साथ काम करने मजा करा, फिर उन्हें सर्टिफिकेट बना के दिया। तो मेरे को उस समय हिट हुआ यार ऑनलाइन मार्केट में कुछ तो बात है, कर सकते हैं। 2020 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा, अच्छा। एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 6 महीने का था, 4-5 महीने करा, फिर कॉलेज ने पेपर्स कर दिए, फिर घर वाला पेपर में ध्यान देते, क्योंकि कॉलेज से बहुत फ़ोन आ गए थे कि ये ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहा है। फिर 21 में कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया। अब उस दौरान जब 21 खुला तो मैंने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया अपने आप ही। ठीक है, मेरे पास पैसे वैसे हुए, मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर करा। एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड था बंदा, और वो मुझे मिल गया, मतलब किसी से मैं मिलने जा रखा था, बंदा बढ़िया लगा, मैंने उससे भाई काम करेगा मेरे साथ। तो उसमें मतलब कितनी सैलरी है, उस समय वो ले रहा था 10-11 हज़ार रुपये। मैंने उसे बोला मेरे साथ जुड़ जाओ एंड सैलरी ज़्यादा दे दूंगा। बोला ठीक है। तो 13-14 हज़ार मैंने दे दी उन्हें, मतलब साथ में मार्केटिंग करेंगे, रोड पे जाएंगे, होटल्स में जाना है, पिचिंग करनी है। प्रोडक्ट्स मेरे पास रेडी हो गए थे, तब तक मेरे को 3 साल में ये पता चल गया था भाई ये प्रोडक्ट्स परफेक्ट हैं। पैकेजिंग वैकेजिंग कैसे करवाया था आपने? प्लास्टिक बॉटल बिल्कुल हरिद्वार से सिंपल ली, सा। सेलाकुई से ली बॉटल्स सिंपल सा। ली, लेबल्स अपने उनमें बना लिए, जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं,
उन्हीं से लेबल्स पूरे रेडी करवाए और उन बॉटल्स में सामान भरा और बेचना शुरू कर दिया। ओके। अब अब हम दोनों ने जाके मतलब हम दोनों ने टीम बनाई, हम निकलते थे बाइक पे और बाइक पे जाके मार्केट करना शुरू करते थे होटल लाइन में। तो कॉलेज के बाद क्या हुआ, जब मैं ये कर रहा था तो घर वालों ने मेरे को बोला कि भाई अब जॉब कर ले, अब तू सब छोड़ दे। अब घर वालों की तरफ से पड़ी डांट हम्म। कि अब जॉब करनी ही पड़ेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। तो मतलब ठीक है, कॉलेज में आई रखी थी प्लेसमेंट, मैं गया, मतलब ठीक है कर लेते हैं जॉब, क्या हो गया। तो मेरी प्लेसमेंट लग गई नोएडा में। हम्म। मैं घर वर छोड़ के अपना आ गया नोएडा। ओके। मेरी बुआ का घर है रजौरी गार्डन में। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, तो घर वालों ने बोला बुआ को कि ये यहाँ रहेगा, यहाँ से जाया करेगा नोएडा और जॉब करा करेगा। तो मैं रजौरी गार्डन था, मैं एक दिन गया, नोएडा जाना था, इंटरव्यू क्लियर हो चुका था। नोएडा गया, बैठा, तो बढ़िया ऑफिस था और मेरी लाइन का ही काम था, ऑयल्स का काम था उनका। तो मैं पहले दिन उनके ऑफिस गया, बैठा, बढ़िया ऑफिस एकदम जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, मेरे लिए बिल्कुल नया। बैठा वहाँ पे 4-5 लोगों के रूम में बिठा रखा है, मुझे बताया ऐसे ऐसे करना है, कॉलिंग्स करनी है, उनकी सेल जानी मैंने। पर मैं उधर बैठा हुआ ना, एक वो था ये दिमाग में कि यार मैं अपने लिए क्यों नहीं कर रहा हूँ ये चीज़, मतलब सेल ही तो करनी है यहाँ भी, मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स करिए, यहाँ भी सेल कर रहा हूँ, लोगों को कॉल्स कर रहा हूँ, तो ये काम मैं अपने ब्रांड के लिए क्यों ना करूँ। और वो पूरा दिन मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं नोएडा से बाहर निकला, जो बंदा मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में जिस जिस उसे बोला था काम करने को, क्योंकि उसे तो बोल दिया था, क्योंकि मैं इधर आ गया था, मतलब नहीं करना अब छोड़ो। तो वो बंदा भी थोड़ा वैसा ही था कि यार कहाँ से मेरे को उठाया फिर अब ऐसे छोड़ दिया। तो मैंने उसे फ़ोन करा, मतलब भाई इस बार पक्का काम करेंगे, करना है, और ये मेरी गारंटी है, मेरा घर ये है, अब करना ही करना है हमें काम। तो उसने बोला हाँ करना है, मतलब दिल्ली आ जाओ, अपना ठिकाना नहीं है, उसे भी बुला लिया दिल्ली। और मैंने फिर करा घर पे फ़ोन, मैंने मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं करूँगा बिजनेस। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मार्केट करूँगा मैं अपने प्रोडक्ट्स की। दिल्ली में बड़ी मार्केट है, क्योंकि देहरादून में छोटी मार्केट लग रही थी। मैंने दिल्ली में करूँगा और मैंने उस बंदे को यहाँ बुला लिया है। तो फिर उन्होंने बोला तू जो करना है वो कर। अब उन्हें समझ आ गया ये बात नहीं सुन रहा हमारी। वो दिल्ली में बंदा है, नेक्स्ट डे बस रात को बस में बैठ गया था, सुबह आ गया। हमने तिलक नगर से लेके रजौरी गार्डन तक की पूरी स्ट्रीट कर दी, छोटा होटल, डिस्पेंसरी, लैब, हर जगह जाके प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, पिचिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक दो जगह से ऑर्डर भी मिल गए। फिर उस समय मुझे समझ आया यार देहरादून से यहाँ सामान मंगाऊंगा ना, दिल्ली में ऑफिस चाहिए उस चीज़ के लिए। तो उस समय सोचा था दिल्ली में ऑफिस होना चाहिए। तो ये सब यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जा रहा था। 2 दिन यहाँ मार्केटिंग करी, बुआ के घर रखा, सामने उनके मंदिर है एक, तो उधर ऊपर गेस्ट हाउस है, तो उधर बुआ की जान पहचान थी, उधर उसे रुकवा दिया था मैंने बंदे को। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि घर वालों ने बोला काम करना है तो अब देहरादून आके कर ले, पहले यहाँ देख ले, यहाँ कर ले, क्योंकि मुझे समझ आ गया दिल्ली में रह के खर्चे बहुत हैं, कब तक रिश्तेदारों के घर रहेंगे। तो मैं और वो वापस जा रहे थे, तब मैं सोच के गया था यार नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर दिल्ली में ऑफिस भी खोलना है, ये डन है, ऑफिस खोलूंगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ से गया था, उस दिन बड़ा सैड था कि यार अब कुछ भी फिगर आउट नहीं हो रहा। घर वालों को बोल दिया कि भाई बिजनेस करना है, बिजनेस का पता नहीं है, पैसे हैं नहीं, कॉलेज से प्लेसमेंट लगी थी वो भी छोड़ दी है, और अब घर जाके डांट भी पड़ेगी। बस फिर वो जर्नी थी। उस समय मैंने मार्केट करना शुरू करा, सीखना शुरू करा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें शुरू करी। फिर 2023 से मुझे ये हो गया था कि D2C बनाना है। जब से डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी तब तक तो था, तो इन चीज़ों में धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैं काम करता रहता था, मार्केट में जाके सीखता रहता था। तो अब 2024 की बात है, मैंने एक मतलब 23 से रीच आउट कर रहा था मैं इन्वेस्टर्स को, कि मुझे समझ आ गया था D2C के लिए मुझे चाहिए पैसा। मैंने 2023 से रीच आउट करा था, 2024 में एक इन्वेस्टर ने मुझे रिप्लाई करा लिंक्डइन पे। मैं लिंक्डइन पे सबको मैसेज करता था, इन्वेस्टमेंट ये वो पूरी पिच पुच बनाकर, और तब तक मेरे जो अमाउंट था वो 3-4 लाख रुपए मंथली ही था, कि 3-4 लाख रुपए की सेल हो रही है। अब मैं भी फादर के साथ जुड़ गया था, कि पापा ने बोला तू भी ये कह रहा है, मेरे साथ ही आ जा फैक्ट्री में फुल टाइम, प्रोडक्शन तू देख ले, मैं अपना इंडस्ट्री से मिल लिया करूंगा। तो मैं उस समय प्रोडक्शन में लग गया थोड़ा बहुत, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ये सब, इन सब चीज़ों में लग गया। तो अब क्या हुआ, 2024 में एक इन्वेस्टर का मुझे आया रिप्लाई कि यस एक गूगल मीट करते हैं। मतलब ठीक है कर लेते हैं भाई। मेरे को एकदम हो गया यार, रिप्लाई आ गया किसी इन्वेस्टर का, पहली बार आ गया। मतलब करते हैं भाई। पहली मीट हुई, गूगल मीट हुई, और उन्होंने मेरे को बोला डन, इन्वेस्ट करूंगा। बोले कितनी आस्क है, मतलब सर 80 लाख रुपए, एंड मैं देने को तैयार। एक कंपनी नई बनाएंगे पूरा, ऐसे बोला, पुरानी कंपनी में तो क्या ही टर्नओवर है, कुछ है ही नहीं सेल, 3-4 लाख रुपए उन्होंने सुन के ही बंद कर। मतलब नई कंपनी बनाएंगे, ये मेरा एक सब विजन है। प्रोडक्ट्स मेरे पास रेडी है, उन्हें मैंने बताया नहीं। तो मतलब प्रोडक्ट्स रेडी हैं, विजन ये है, प्रोडक्ट एक नंबर है, मैं मार्केट में टेस्ट कर चुका हूँ, मेरे को 80 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको दूंगा सर 20% या 25% के आसपास दे दूंगा मैं आपको। मतलब ये भी मेरे से बार्गेन करेंगे तो ज़्यादा मांगे, मतलब नई कंपनी है, कुछ कुछ भी चला जाए क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब खोने को तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं अर्जुन, नहीं मीटिंग थी हमारी
45 मिनट्स की 45 मिनट्स की मीटिंग अचानक से ओवर हो गई, गूगल मीट कट गई मेरी। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार, लग रहा है इन्हें पसंद नहीं आया। मैं अकेले बैठा हुआ हूँ उधर ऑफिस में, छुट्टी थी, संडे था उस दिन। तो फिर एक बार कॉल बजी और मैंने उठाई, बोले आई वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस मीटिंग। मैं ला एकदम खुश, बढ़िया। मैं ला यस सर, पूरी बात हुई। वो बोला मैं तुम्हें दूंगा 2.5 करोड़ रुपए 25% पे। मेरा दिमाग खराब हो गया। 2.5 करोड़, पहली बार सुन रहा हूँ मैं 2.5 करोड़ कोई बिजनेस में डाल देगा जिस बिजनेस में कुछ है ही नहीं, और मतलब प्रोडक्ट्स हैं पर सेल नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और 25% पे मान गए वो। और मैं खुशी में डन सर, बोल रहे मैं देहरादून आ रहा हूँ मिलने। मतलब ठीक है सर। मैं खुशी में घर गया, पागल हो गया। मैं ऐसा ऐसा है, बोल रहे यार, घर वाले बोल रहे पागल बना रहा है कोई तुझे, तू स्कैम कर रहा है, तू जो कर रहा है वो कर ले। अब पापा थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग से, तो वो आगे मार्केट देख लेंगे। मतलब नहीं है भाई बात, क्योंकि बड़े बंदे हैं। तो फिर वो आ गए देहरादून मिलने, मिले फादर से, मिले उधर बैठे। उन्होंने बोला सब सही है, करूँगा मैं इन्वेस्ट। तब फादर को भी लगा कि हाँ यार, बंदे यहाँ तक आ गए हैं तो हो गई। तो उस समय ये हुआ कि हमारे पास एक कंपनी थी जिस पे ऑलरेडी एक लोन चल रहा था बैंक अकाउंट में। तो वो बैंक अकाउंट में उन्होंने बोला आप बंद करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दो। हमने बोला ठीक है, बात तो ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर पाएगा, हमारी प्रोप्राइटर कंपनी थी। और मुझे ये बात पता भी नहीं थी, मैं तब सीख रहा था ये चीज़ें। तो फिर मैंने पापा बोला पापा बंद कर देते हैं वो कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। उस मोमेंट में मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करी। 2024 जुलाई में मैंने स्टार्ट कर दिया था पूरा प्रोसेस। एंड जिस वक्त वो कंपनी बंद करनी थी, वो फादर ने एक लोन ले रखा था, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें उन्होंने बैंक वालों ने बोला आपको ये लोन खत्म करना पड़ेगा 12 लाख का। तो फादर ने बोला यार ये 12 लाख रुपए चाहिए एकदम से, ये 12 लाख कहाँ से आएंगे। तो मैं बोला आप बात कर लो सीधा सर से। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने फ़ोन करा, उनकी कुछ बातचीत हुई होगी, उन्होंने एकदम से अकाउंट में 12 लाख रुपए डाल दिए। पापा ने अकाउंट बंद कर दिया। अब मेरे को भी वो, मैं यार कुछ तो ऐसा करा मैंने ज़िंदगी में कि एकदम से 12 लाख करके पापा के अकाउंट का लोन भी ख़त्म करवा दिया, पूरा खुश बढ़िया एकदम। फिर क्या हुआ, एक मेरे पास मैसेज आया सर का। बोला यार अर्जुन, मेरे थोड़े प्लान्स बदल रहे हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई या उन्होंने आगे कुछ कर दिया, मतलब कुछ हुआ। बोला मेरे कुछ प्लान्स बदल रहे हैं, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी कंपनी में, और जो भी मैंने आपको अमाउंट दिया है आप मुझे 1 साल में वापस कर देना। और मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं मतलब टेंशन में आ गया यार। 12 लाख रुपए, पहले तो ये टेंशन की मैं इतने टाइम से एक विजन देख लिया कि भाई मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए आ चुके हैं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं 2.5 ऐसे करोड़ प्लान कर रहे हो आप? प्लान कर, और इस तरीके से कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ आ चुके हैं। और मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला था अर्जुन अब तो D2C प्लान कर। मैं 2-3 महीने लगा हुआ हूँ D2C में, क्या करूंगा क्या करूंगा, और ऐसे सोच रहा हूँ जैसे मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ पड़े हुए हैं अकाउंट में। सब एजेंसीज से बात कर लिया अलग अलग कि क्या क्या करना है, इन्फ्लुएंसर्स शॉर्ट लिस्ट कर लिए, इस इन्फ्लुएंसर से मार्केट कराऊंगा, ये कराऊंगा। और अचानक से मना कर दिया। अब घर वालों को भी नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई उनके तो मैंने कंपनी बंद करवा दी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करा दी। और जबकि घर वाले, क्योंकि अब क्या होता है ना, जो लोग जैसे अब बड़े हो गए तो उनकी थिंकिंग है उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे बोला था अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत चालू करवा, बहुत ज़्यादा इसमें ऑडिट्स होते हैं, लोग लगते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से करेगा। तो मैं अरे नहीं, सब होगा, अपने साथ बड़े लोग जुड़ रहे हैं, आप टेंशन मत लो। तो अब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी चालू करवा दी। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया तो पहले मैं सोचूं घर वालों को कैसे मनाऊं, मैं बोलूं पहले इन्हें कैसे मनाऊं, मैं वापस मना लेता हूं इन्हें। फिर मैंने मैसेज लिखा ऐसे करके, तो उन्होंने बोला नहीं यार नहीं हो पाएगा। मतलब ठीक है। पहले मैं बैठा रहा, मतलब ठीक है सर। मैंने फिर पापा को फ़ोन करा, पापा ने भी बोला कि मतलब पापा ने वैसे ऐसे वो नहीं करा कि भाई डीमोटिवेट ही कर दिया मुझे। बोला चल ठीक है कोई नहीं, कर देंगे वापस। मेरे को ऐसे बोला कर लेंगे, तू उन्हें ओके बोल दे। मैंने पहले मैं ही अपना डिप्रेशन में चला गया। मैं एक पल के लिए मैंने मैसेज करा, मैं ओके सर आपके 12 लाख वापस हो जाएंगे, मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने बोला 1 साल का समय देता हूँ, आप 1 साल में दे देना। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक टाइम लाइन दे दी कि भाई 1 साल है, 1 साल में आप दे देना। मतलब ठीक है सर। भाई 2 हफ्ते तो मैं ऐसा बैठा रहा कि बस क्या ही हो गया, घर में बैठा हुआ हूँ कि अब क्या करना है। अब और इन्वेस्टर, पहले पता है भाई 1.5 साल में तो ये एक बंदा जाके मिला है, अब 1.5 साल में दूसरा इन्वेस्टर कहाँ से लाऊंगा मैं। तो और 1 साल में नहीं 12 लाख देने। अब इन्वेस्टर को कोई भी आएगा उसे पहले जाके क्या बोलूंगा, सर पहले 12 लाख किसी का उधार चुका दो। तो वो बड़ा अब समझ ही नहीं आ रहा। अब घर वालों से तो बोल के, घर वालों को तो मेरे को पता चल गया था इनसे मांग नहीं सकता, ठीक है, वो सोच रहे होंगे कि कुछ कर लेंगे। तो अब वो एक सिचुएशन थी ना कि मतलब वो वाला कहते हैं ना कि खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ कर ही सकते हैं। तो अब वो करके उस समय मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी, अगस्त में प्रॉपर हो गया था। तो मैंने प्रोपराइटर तो बंद हो गई है, मैंने बोला इसी कंपनी से आप बिलिंग शुरू कर दो धीरे धीरे। तो तब से लेके दिसंबर तक ऐसे ही मामला चलता रहा बिलिंग का। मैं और इन्वेस्टर्स ढूंढता रहा, कोई नहीं मिला, सब ने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने बोला कि चल छोड़ अर्जुन, सब कुछ छोड़ते हैं,
अब जो है ना खुद ही करेंगे, मार्केट करेंगे, ये प्रोडक्ट्स अब तेरे पास फाइनल हो गए, प्रोडक्ट मुझे पता चलेगा कि भाई ये बेस्ट है मार्केट में, ये मुझे आज की डेट में विश्वास था। एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हाँ, आपको लग रहा है कि यार बेस्ट प्रोडक्ट आपने बना दिए, बिल्कुल। बट रिजेक्शन क्यों आ रहा था इन्वेस्टर से भी, और जो उसके पहले आप मार्केटिंग के लिए जब जा रहे थे, होटल्स में जा रहे जी। थे, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, तो रिजेक्शंस क्यों आ रहे थे? तो अब उसमें जैसे मैं इन्वेस्टर, सबसे इन्वेस्टर की बात करते हैं, अब मैं इन्वेस्टर्स पे रीच आउट कर रहा हूँ, तो पहली बात तो मुझे पता ही नहीं इन्वेस्टर्स पे रीच आउट कैसे करना है। ओके। तो मैं लिंक्डइन पे मैसेज करके भेजता था, लिंक्डइन भी मैं ज़्यादा चलाता नहीं था, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया अपनी प्रोफाइल से, ना मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रखी थी कुछ, क्योंकि अभी की जो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है आप देखोगे मैं एज मतलब कंटेंट क्रिएटर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, बट उस समय मेरी प्रोफाइल पे 50 फॉलोअर होते थे, कम अकाउंट होता था प्राइवेट, सेम लिंक्डइन पे बस एक फोटो होती थी मेरी, और मतलब अकाउंट बिल्कुल मैनेज नहीं था। हम्म। अब मैं किसी को मैनेज अगर रिप्लाई कर मैसेज भी भेजता हूँ तो उस समय रिजेक्शन इसलिए आते थे, जैसे एक दो इन्वेस्टर ने करा, उन्होंने बोला क्या क्या करना है, अब मैं उन्हें 2.5 करोड़ लेके ही बोलता था, या फिर मैं कम करके भी बोलता था, पर मैं बोलता था सर एक 12 लाख रुपीस डेप्ट है, कोई भी इन्वेस्टर नहीं करता था, और वो प्रोडक्ट मैं बोलता था सर एक बार आप प्रोडक्ट टेस्ट कर लो, तो कोई विश्वास वाली बात नहीं आ रही थी, करेक्ट, उसको मतलब ऐसा लगता था कि कोई भी रैंडम सा कोई बंदा है। रैंडम बच्चा ही है, क्योंकि हम्म। मेरी एज ही क्या होगी तब, है हम्म। ना। फिर सेम चीज जब मैं मार्केट में जाता था, मार्केट से मुझे होटल से तो एक्सेप्टेंस आ जाता था, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बढ़िया लगते थे, और पिचिंग करने के लिए और बढ़िया पर्सनैलिटी और लोग चाहिए, टीम चाहिए, मार्केटिंग के लिए सब कुछ चाहिए, आपको प्रॉपर कैंस चाहिए, लेबल्स चाहिए, उस समय एक गंदी सी बॉटल में ऐसे लेबल लगा के जा रखे थे। मैंने दिसंबर में अपने आप को रेडी करा, दिसंबर जनवरी मैंने प्रॉपर करा, मतलब अब जो जो चीजों से मैं डरा हूं ना आज तक, वो सारी चीजें करूंगा। मतलब सबसे पहले तो अपनी अब जो भी जर्नी बनाऊंगा उस सारी जर्नी को रिकॉर्ड करूंगा, मतलब इंस्टाग्राम पे करूंगा, तो इंस्टाग्राम पे करने से आपने एक चीज देखी होगी, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं आज इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा, मेरे दोस्त हैं या भाई हैं या कोई भी रिलेशन में कोई भी है, तो अगर वो देखेगा ना, पहले तो मेरे अंदर से शर्म चली जाएगी, मैं बेशर्म हो चुका हूँ, हम्म। और शर्म चली जाएगी ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, मैं मार्केट में घूम रहा हूँ ना, तो घूमने पे मुझे शर्म आएगी मार्केट में, कि यार मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक पल्सर बाइक पे किसी के पीछे बैठ के, किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पीछे बैठ के बॉटल्स उठा के घूम रहा हूँ, तो मतलब सबसे पहले तो अपने अंदर से शर्म खत्म कर दो। तुम अभी एकदम कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो, अभी तुम्हें स्क्रैच से ही बिल्ड करना पड़ेगा, पैसे तुम पे है नहीं, ये रियलिटी मान लो, ठीक है। दूसरी चीज, कंटेंट क्रिएट करने से आपको कंसिस्टेंसी आएगी। तीसरी चीज, फेल का तो पता नहीं, अगर फेल तो हो गया तो मैं फेल ही हो रखा हूँ, पर मैं अगर पास हो गया इस चीज में तो ये जर्नी बन जाएगी। तो एक होता है ना बिगर देन थॉट, बिगर देन मतलब ड्रीमर कहते हैं ना, तो एक बड़ी ड्रीमर वाला लेके कि भाई कर दूंगा, कुछ फाड़ दूंगा उस समय। और एक और चीज, मैंने आपको इंस्टाग्राम से ही ढूंढा, बिल्कुल। मतलब हाँ, आप तक पहुंचा तो इंस्टाग्राम से ही पहुंचा। बिल्कुल इंस्टाग्राम से। हाँ, तो वो वाला जो फैक्टर था ना, कि एक नई प्रोफाइल बनाई हम्म। और बिना किसी को बताए मैं निकला वो बंदे के साथ, रणवीर है उसका नाम, रणवीर भाई के साथ, मेरा भाई बोलता हूँ मैं उन्हें, मैं मार्केटिंग पे डेली बेस में निकलते ही थे, मैंने उन्हें बोला भाई आज से होटल करेंगे, उस दिन उन्हें मोटिवेट कर दिया सामने बैठ के, मैंने लेबल लूबल बदल दिया, लेबल तो मतलब आज तो बहुत ही आगे पहुंच गए लेबल, उस समय के लेबल बहुत बेसिक थे, मतलब मार्केट करनी है, और अब ना एक चीज लेंगे, चैलेंज लेते हैं, मतलब चैलेंज लेंगे ना मार्केट में, तो हमें समझ आएगा कि हम कितना टारगेट कर पा रहे हैं। बोलो ठीक है, कितना टारगेट लेना है, मतलब भाई 1 करोड़ इन 100 डेज लेंगे। बोलो भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब अब उस समय मैंने बोला कि यार इंस्टाग्राम पे ना बड़ा अमाउंट बोलूंगा ना तो लोग व्यूज देखेंगे, व्यूज आएंगे। व्यूज आएंगे, ओके। ठीक है, क्योंकि उस समय था भाई पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है और अपने आप को सफल बनाना है, ब्रांड बनाना है, ये सब था दिमाग में, मतलब बड़ा नाम लो, ये 1 करोड़ इन 100 डेज करते हैं। मतलब जेंजी वाला बिजनेसमैन है ये। बिल्कुल भाई, मैं दिमाग में ऐसा कि भाई कुछ बड़ा ही करना है, और मतलब कि चलो अब चलते हैं, बोला वो रणवीर भाई चक्राता से आ रखे हैं, तो बोला ये पागल है, बोला चल मैं तो रोज ही करता हूँ, चल ले, तो मतलब ठीक है। अब मैं बाइक पे पीछे बैठा हूँ, हम मार्केटिंग के लिए निकल गए, मार्केट कर रहे हैं, उस दिन से मैंने कंसिस्टेंसी में मार्केट करी, मतलब उससे पहले क्या होता था, मार्केट में एक सुबह गया 2-3 होटल करे, फिर ऑफिस चला गया, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, प्रोडक्शन देख रहा हूँ। उस दिन से मैंने बोल दिया था कि मैं मार्केट में ही रहूंगा। पापा के पास गया, पापा बोला आज से आपको मार्केट में निकलने की जरूरत नहीं है, मतलब पता वो होता है ना एक अंदर से एक वो बिजली सी आ गई थी, मतलब आज जो जो बोलना है ना सबको बोल दूंगा, मतलब आज से आपको मार्केट में निकलने की जरूरत नहीं है, मार्केट का जो भी काम है, आपको दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, मुझे बताना, मैं जाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला पहले मार्केटिंग सीख तो ले, मतलब वो मैं सीख लूंगा पर मैं ही जाऊंगा। फिर रणवीर भाई के साथ मैं सुबह निकलता था, 8-9 बजे निकल जाते थे हम मार्केट में, शाम के 6-7-8 बजे तक घर आना, और वो मैंने कंसिस्टेंसी बनाई फरवरी से लेकर, जब भी मैं मार्केटिंग में गया मैंने यही करा,
और उस समय मार्केट में सिर्फ हम दोनों होते थे, मार्केट करते थे और चैलेंज करना शुरू करा। चैलेंज में अब उस समय ऐसा हुआ, मैं डेली बेस में मार्केटिंग में कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, सेल हो रही है और सेल बढ़िया हो रही है। मतलब जैसे मेरे यहाँ से मेरे को देखा टूरिज्म एरिया, मैं देहरादून से ऋषिकेश जाता था, मसूरी जाता था, डेली बेस में मार्केटिंग में जा रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फैक्ट्री से बाइक पे रख रख के 5-5 डब्बे रख के निकल गए। सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कि उस समय तो ऐसा हो गया था ना एकदम। और मैंने रणवीर भाई को भी बोला था, भाई आपको कमीशन इसमें जैसे आपकी जो सैलरी है वो तो मिल ही रही है, उसके अलावा ऊपर से इंसेंटिव आपको अलग से मैं दूंगा, जो भी आपका बनेगा, जितनी भी सेल होगी। तो हम दोनों उस दिन से रेगुलर हो गए, ठीक है। वो भी 1-2 काम एक्स्ट्रा कर रहे थे, उन्होंने बोला वो भी छोड़ दो, ठीक है। तो जैसे होता है ना, सबका सर अपने कंधों पे लेके कि भाई कर देंगे ऐसा करके, तो हम निकलते थे ऋषिकेश मार्केटिंग करने। तो ऋषिकेश हम निकल रहे हैं सुबह। अब ऋषिकेश में होती थी बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। अब ऋषिकेश आप कभी गए हो तो गर्मियों में आना, बहुत गर्मी होगी। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, गर्मी हो रखी है, पूरे पसीने पसीने हो रखे हैं, बाल ऐसे चिपक गए हैं, हेलमेट पहन पहन के मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक मेरे को दिन याद है कि हम एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और खाना हम खाते थे वैसे ठेलियों पे, राजमा चावल ऐसे करके मार्केट में रहते थे। और उस समय मैंने एक चीज़ सीखी, उस समय मेरे को ना लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आने लगा। जैसे होटल रिसेप्शन पे कोई है, मैनेजर है, तो उनसे मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, रिलेशन बना लिया, दोस्ती बना ली, कि भाई दोस्त जैसे हो गए, भाई भाई बन गए, सर ये अच्छा ऑर्डर ऑर्डर भी मिल गया। तो ऐसे मेरे को याद है, हम खड़े हुए राजमा चावल खा रहे हैं, सेल बढ़िया हो रखी है और पसीने पसीने हो रखे हैं। तो मतलब भाई बहुत गर्मी हो रही है, बेहोशी आ रही है। साइड में जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं तो आप देखा होगा, डोर खुलता है तो ऊपर से हवा आती है, एकदम से कोई रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऊपर से हवा आ रही होती है, किसी ने दरवाजे के ऊपर एयर लगा रखी होती है। किसी ने दरवाजा खोला साइड में रेस्टोरेंट, तो हवा आ रही थी। मतलब भाई ये करते हैं, वहाँ गया, दरवाजा खोल के खड़े हुए हैं, अंदर गए, फिर बाहर आके खड़े हुए हैं। तो वो वाला जो टाइम था ना, वो टाइम बहुत, मतलब मैं बोलूँगा मेरे लिए परफेक्ट टाइम था। अगर वो टाइम मेरी लाइफ में ना आता तो आज मैं भी आना होता, ये प्रोडक्ट्स भी आना होते, और शायद वो जुनून भी ना होता मेरे में। तो हम लोगों ने ऋषिकेश की मार्केट करी, ज़ीरो से 5-6 लाख रुपए मंथली ले गए। मसूरी की मार्केट को 5-10 लाख रुपए मंथली उस समय ले गए सेल में। और बड़े-बड़े मतलब 49 डेज़ में ही मैंने वो टारगेट इनिशियली कंप्लीट कर दिया था। वो कैसे करा, मेरे साथ एक बहुत बड़े, मतलब यहाँ के रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, भैया हैं, मतलब भैया ही बोलता हूँ मैं तो उन्हें। तो मतलब रिलेशन मेरे से ज़्यादा, बिज़नेस से ज़्यादा रिलेशन, पर्सनल रिलेशन मैटर करते हैं। तो भैया मतलब बोलूँगा, तो वो रील्स देखी, जुड़ गए मेरे से आके। तो उन्होंने मेरे से वाइट लेबल कराना शुरू करा प्रोडक्ट। उन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, उस समय बहुत कम मार्जिन पे दिया। मतलब मैंने 49 डेज़ में वो क्रैक कर दिया पूरा ऑर्डर, पर मार्जिन्स बहुत कम बचे थे। ओके। पर उनकी वजह से मैंने आगे बहुत सारे क्लाइंट्स क्रैक करे उनके थ्रू। प्रोडक्ट्स तो हम ही बना रहे हैं, उनके साथ वेंचर कर लिया और 1-2 ब्रांड्स मिल गए। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला, मेरे जैसे लोग मेरे से जुड़ गए, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना शुरू करा हर शहर में। सो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, अमृतसर, दिल्ली, करनाल, हैदराबाद में, चंडीगढ़, मतलब इस तरीके से मेरे जैसे यंग लोग मेरे से डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ने लगे, जयपुर। अब वो भी मेरी एज के थे, वो भी मेरे को देखकर इंस्टा, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग मेरे को देखकर मेरे जैसा बनना चाहेंगे, मतलब इन द सेंस वो काम करना चाहेंगे जो मैं कर रहा हूँ, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट का काम करना चाहेंगे, नेचुरल। एक्चुअली में मार्केट में वो गैप था, मार्केट में वो गैप था कि यार हर किसी को ये पता था मार्केट में क्लीनिंग हो रही है केमिकल से, एंड कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में। तो जो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में थी ना वो, कि यार क्लीनिंग करेंगे तो नेचुरल से, वो मेरे को आई थी मेरे फादर से। तो वो मार्केट में एक्चुअली में बहुत बड़ा गैप था, कि अब जो भी देखता था बंदा सोचता था यार नेचुरल क्लीनिंग अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव ही नहीं पता थे लोगों तो को। मतलब आप क्या अलग कर रहे थे कि आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, नेचुरल क्लीनिंग आप बना पा रहे हो बिल्कुल, प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, वो क्यों बिल्कुल। नहीं लेके आ पा रही हैं? सो जो ब्रांड्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, वो स्टैब्लिश हुए हैं अपने फॉर्मूलेशन पे, जो उन्होंने फॉर एग्जांपल केमिकल बेस पे बना रखी है। अब वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से हैं, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन और अपना जो प्रोडक्शन है वो उसी प्रोडक्ट के हिसाब से बना रखा है। हुँ, मार्केट में वो नाम स्टैब्लिश्ड है। हुँ, तो अगर आज वो एक अलग ब्रांड लेके आएंगे, वो कॉन्ट्ररी चीज हो जाएगी ना, कि मैं अगर ये चीज बुरी है और आज मैं एक चीज अच्छी लेके आया हूं, तो आप अभी तक बुरी चीज क्यों बेच रहे थे? या मैंने अपनी सप्लाई चेन उस तरीके से बना ली। ओके, प्लस समझ गया। उन्होंने भी अब उन्होंने तो बहुत अच्छे केमिकल ब्रांड स्टार्टअप कर रखे हैं। अब नेचुरल क्लीनिंग में उतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है जितना उन्हें केमिकल में मिल रही है। लेकिन आपको इससे थ्रेट नहीं लगता? देखो, अगर वो चाहें तो किसी और नाम से
ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं चला कि पेरेंट कंपनी सेम है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स करा हैं भी है ऑलरेडी, और है ना? ले भी आए हैं जैसे नेचुरल बहुत क्लीनिंग। सारी गाड़ियां हैं जो सेम पेरेंट कंपनी की है, लेकिन हमें बिल्कुल, लगता है यार ऑडी अलग है, ये अलग है, वो अलग है ना? बट बिल्कुल, पेरेंट्स कंपनी सेम है। तो वैसे ही वो तो चाहें तो नेचुरल बोल के लॉन्च कर सकती हैं। तो बिल्कुल। इससे आपको थ्रेट नहीं है? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉपी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, पहले मैं प्रोडक्ट दिखाऊँ कि हाँ, हाँ। कुछ यूनिक चीज़ें दिखाऊँ प्रोडक्ट की? तो जैसे ये प्रोडक्ट है, मतलब इससे मैं इसका आंसर भी दूँगा। जैसे ये हमारा फ्लोर क्लीनर है एक, लेमन ग्रास हुँ, फ्लेवर में। मतलब ये सील है, ये तो अभी मेरी न्यू D2C पैकिंग है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट ये फ्लोर क्लीनर इतना नेचुरल है कि मैं इसे अपने स्किन पे लगा सकता हूँ। अच्छा। और जब मैं अपने कॉलेज में जब मैं वो प्रोजेक्ट बोल के कर रहा था ना, तब एक्चुअली मैंने अपने सर को बोला था, मतलब सर इसका एक प्रोजेक्ट ही बना देते हैं। तो सर ने बोला हाँ यार बना दो, हुँ, प्रोजेक्ट बना दो लास्ट में, मतलब घर वालों को भी तो कुछ बताना है जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर दिया तो उस समय ये चीज़ स्मेल भी अच्छा आ रहा है। स्मेल आ रहा है ना बाकी अब। जो केमिकल वाले होते हैं तो हाँ, अजीब-सा स्मेल आता है। तो अब उसमें क्या है ना, मैंने सर को बोला सर ऐसा बनाना है। बोला क्या क्या ऐसा क्लीनिंग प्रोडक्ट में क्या बनाना है? बोला फिनाइल बनाना, तो मैं यहाँ लैब में बना देता हूँ। हुँ, मतलब सर कुछ तो अलग, यही यही चीज़ तो अलग बनानी है। हुँ, मतलब कि मैं वो क्लीनिंग प्रोडक्ट ना अपने हाथ में लेकर यूज़ कर सकूँ। मैं उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था और फिर वो क्रिएट करते करते मेरे को समझ आया कि जो जैनिटर्स हैं, जो क्लीनिंग वाले लोग हैं हमारे साथ जो काम करते हैं, या जो हमारे होटल्स में या हॉस्पिटल्स में हम बस क्लीनिंग का काम दे देते हैं, वो डेली बेस में जब उसके बाद मैं मार्केटिंग करने जाता था तो मैं देखता था वो कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे एसिड फेंक रहे हैं, मुंह हुँ। पे कपड़ा रख रहे हैं, फिर उधर ही जाके कर रहे हैं। कितना हार्मफुल इफेक्ट उन्हें हो रहा है, कार्सिनोजेनिक है ये सारी चीजें, एस्थमेटिक हैं, अस्थमा हो रहा है उन्हें, बीमार हो रहे हैं वो लोग, हाथ जल जा रहे हैं एसिड से। वो सारी चीजों ने मेरे को करा कि यार अपने प्रोडक्ट में ये भी चीज ऐड करूं, ये भी चीज। और ये चीज मुझे आई रोडों पे जब मैं घूम रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, दिन के 20-20 30 25-25 क्लाइंट से मिल रहा था, हर क्लाइंट से एक नई दिक्कत पता चल रही थी। तो रिसर्च जो मेरी हुई ना इन प्रोडक्ट्स के लिए, वो एक्चुअली इंडिया की स्ट्रीट्स में हुई, लोगों के पास हुई। इंडियन लोगों जो असली में भारतीय लोग हैं ना, जो उन्हें दिक्कत आ रही है, उनसे समझने में कि अब क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा प्रोडक्ट अब ले गया हूँ हुँ, सर, अब आपके वाला प्रोडक्ट है बिल्कुल जो आपको चाहिए था। अरे नहीं यार इसमें ये भी इशू है। तो ये प्रोडक्ट्स वैसे बनाए हुए, डेमोन्स्ट्रेशन से बनाए हुए हैं। तो रिसर्च में अब इसमें वो पूरा टाइमलाइन तो लगी। खैर अब जब वो बड़े ब्रांड्स इस लाइन में आएंगे तो मेरे से जब भी कोई पूछता है, बोलता है, मैंने बोला यार कोई भी ये प्रोडक्ट अगर इस लेवल का बनाएगा रिटेल में तो निकाल सकता है, क्योंकि जब हम घर में क्लीनिंग कर रहे हैं तो हम इतना नहीं सोचेंगे क्लीनिंग का। और मेरा मेन बिजनेस था B2B का उस समय, कि यार मैं इंडस्ट्रीज में दे रहा हूँ, होटल्स में दे रहा हूँ जहाँ बहुत ही गंदगी है। तो वहां पर अगर वो ब्रांड्स आएंगे, उन्हें भी रिसर्च में 2-3 साल तो लगेंगे। मतलब 3 साल में मैं कंपनी 100 करोड़ की बना दूंगा। मतलब 3 साल में मैं इतना कर दूंगा कि मैं अपना मार्केट शेयर लेके बैठा हूंगा। और वो जब बनाकर वो सप्लाई चेन क्रैक करना चाहेंगे तब तक मेरा नाम बन चुका होगा। मार्केट लीडर हो जाओगे तब तक। मैं नेचुरल क्लीनिंग में मार्केट लीडर बन जाऊंगा। हुँ, तो उस समय ऐसा सोच रखा था उधर। तो अब उसी में लगे लगे, अब मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स आए। अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो और भी प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, बट देख के वो वापस आते हैं मेरे पास, क्योंकि नेचुरल क्लीनिंग में केमिकल से ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट और कोई नहीं है मार्केट में। हुँ। जितना क्लीन हम्म अगर बात करें फ्लोर क्लीनर की, तो जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, हम्म क्या उतना ही क्लीन करता है आपका प्रोडक्ट? बिल्कुल। प्राइस में क्या डिफरेंस है? प्राइस में अगर मैं बात करूं बल्क पैकिंग की, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। मेरे से महंगे ही प्रोडक्ट होंगे, मेरे लेवल के ब्रांड्स के वो महंगे ही होंगे। मेरे उसमें इकोनॉमिकल है, प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट है। रिटेल में भी प्राइस कॉम्पिटिटिव है। अब मैं अगर नॉर्मल फिनाइल या जो नॉर्मल टॉयलेट क्लीनर आप घर पे यूज़ करते हो, मैं नाम नहीं बोलूँगा, हुँ, उससे थोड़ा सा महंगा है। अब उसमें थोड़ा सा महंगा इसलिए भी है कि यार सस्ती हर्ब्स नहीं आती। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ रख के बोल तो रहा हूँ। ऐसे में रिटेल में आप कैसे घुसोगे आप? जब मैंने ये मेरा काम चल रहा था मैं B2B का, अब जब मैं रिटेल और D2C बिल्ड कर रहा हूँ, अब ये सारी चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ। हुँ, अब जैसे इस चीज़ के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। जैसे अब आज की डेट में मैंने D2C में भी एंटर करा, हुँ, तो मैं D2C में एक चीज़ समझा कि आपको कॉग्स जो होती है वो B2B में मैंने कभी नहीं ध्यान दिया। बोले तो? मतलब जो मैं गुड सोल्ड कर मैं बेचता हूँ, उसका एक-एक कॉस्ट, जैसे पैकेजिंग की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, की, ओके, है कॉस्ट। ना? हुँ, कॉस्ट। तो वो मेरे को अब समझ आई कि कितनी D2C में जैसे एक-एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटल की कॉस्ट, हुँ, लेबल की कॉस्ट, बाहर के डब्बे की कॉस्ट, हुँ, फिक्स्ड कॉस्ट, हुँ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मेटा की जो कॉस्ट आ हुँ, रही है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें अब मैंने इन सब में नोट करनी शुरू करी। तो अब जो रिटेल, उससे पहले तो मैं रिटेल में इंटरेस्टेड ही नहीं था ना। मेरा तो मेन पर्पस ये था कि मुझे B2B। पहले तो डेब्ट क्लियर करना है, हुँ। ब्रांड बनाना है, पैसा कमाना है हाँ, और ये सब करना है। तो हाँ, मतलब वो जो पूरी जर्नी थी ना 1 साल की, मैंने डॉट 1 साल में जाके उन्हें पैसे क्लियर कर दिए।
और मतलब आज भी उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है सर से, ठीक है, बीच में बात भी होती रहती है। जब ये पैकेजिंग निकाली नहीं तो मैंने उन्हें भेजी भी। तो उसने जब आपको धोखा दिया तो आपको गुस्सा नहीं आया? ऐसा क्योंकि धोखा भी उन्होंने तो नहीं कुछ है, रीजन भी नहीं दिया। मतलब देखो, मेरा ये मानना है कि कोई, अब जैसे उन्होंने पैसा उन्हीं का है, मेरा तो पैसा है ही नहीं, ठीक है, तो मैंने आखिरी में ये मान लिया यार कि कोई धोखा नहीं है, उन्हीं का मन होगा तो चलो कुछ नहीं, अच्छा ही होगा। तो बट रिलेशन बाद में अच्छे भी हो गए उनसे, ऐसा कोई तो इशू अभी नहीं है। बाद में आपने फंडिंग के लिए किसी से ट्राई किया? फंडिंग के लिए बाद में ट्राई करा D2C करते हुए, पर फिर अभी मैं सोचा थोड़ा और स्केल करता हूँ, अभी और थोड़ा बूटस्ट्रैप बनाता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली दुबई और कनाडा स्टार्ट, मतलब अरे वाह! कनाडा में हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया ऑफिस, हमने अपना क्लाइंट मिल गया वहाँ पे? हम लोगों ने क्लाइंट मिल गया है, ब्रांड नेम रजिस्टर कर दिया है, पहला लॉट निकलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इस महीने में पहला लॉट कनाडा निकल अरे वाह! जाएगा। कांग्रेचुलेशंस। एंड सेम चीज़ दुबई के साथ भी हम कर, मतलब दुबई भी ऑलरेडी, मैं दुबई गया था अभी मार्च में, D2C स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशली दुबई गया। दुबई में जाके मैं एक्चुअली ड्रीमर पर्सनैलिटी फिर चालू हो गई, ठीक है, अब चीज़ें अचीव हो गई ना, तो अब ये हो गया कि जो करना था, ठीक है, डेप्ट दे दिया है, कंपनी इतनी सेटअप कर दी है कि आज के डेट में अच्छे खासे कॉर्पोरेट्स क्लाइंट, जैसे नाम लूँ अडोब इंडस्ट्रीज हमसे सामान लेती है, जो ऑलरेडी पहले बाहर के ब्रांड का यूज़ कर रही थी, इंडस्ट्री लीडर का, उसने हर्बो क्लीन्स के प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू करे अपने इतने बड़े ऑफिसेज में, नोएडा में, बैंगलोर में, इंडियन रेलवेज में हम लोगों ने प्रोडक्ट अरे वाह! सप्लाई करा, DMRC में वी आर ट्राइंग आर प्रोडक्ट्स, अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे DMRC हैं, मेट्रो। मेट्रोस में हमारे प्रोडक्ट्स ट्रायल्स हम लोग कर रहे हैं अभी, वहाँ से अप्रोच होता है, कंप्लीट होता है कि नहीं होता वो तो बात की बात है, बट वो बहुत बड़ा। स्टार्टिंग में आप होटल्स में भी पहुंच जाते थे? स्टार्टिंग में तो पूरा जर्नी, मतलब मेरी इंस्टाग्राम की जितनी जर्नी है, कोई भी देखेगा तो मैंने स्टार्टिंग में मार्केटिंग ही होटल्स में करी है, हॉस्पिटल्स में करी है। मेदांता हमारा क्लाइंट है इधर, ओके। तो उन्हें हम लोगों ने सम्मान दिया है, और मतलब इस तरीके से काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हम लोगों ने जोड़े हैं। अब बड़े क्लाइंट्स का क्या है ना, जैसे तो आप, अभी भी रेगुलर ऑर्डर आते हैं? हाँ, ऑर्डर्स आते हैं, तो अब क्या है ना, जैसे आप किसी बहुत बड़े क्लाइंट को क्रैक करते हो आज की डेट में, तो बड़े क्लाइंट को क्रैक करने पे क्या है, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत लोग हैं जवाब करेक्ट, देने के लिए, राइट, एक राइट। एक बंदे के ऊपर 5-5 10-10 लोग हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट चेंज करने के लिए भी उन्हें 15 लोगों को तो मेल भेजनी पड़ती है। तो अब क्या है ना, अगर वो मेरा प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं तो वो पहले छोटे लॉट में चेक करेंगे, छोटे लॉट में चेक करेंगे, साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी यूज करते रहेंगे, और उसे हटाने के लिए वो मेरा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उन्हें सही लगेगा फिर और जगह ट्रायल करेंगे, और फैसिलिटीज में ट्राई करेंगे, और हाउसकीपिंग इंचार्जेस से पूछेंगे हर अपनी एक प्रॉपर्टी से, अच्छा तुम्हारे को कैसा लगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, तो ये 1-1.5-2 साल ले लेती है। तो इन सब जगह पे हमने प्रोडक्ट पहुंचाया, वहाँ ट्रायल्स होने लगे तो वहाँ पे यूसेज होने लगी, कुछ कुछ जगह पे हम लोगों ने पूरा ही कवर कर लिया, कुछ जगह आज भी ट्रायल्स हैं, थोड़ा पार्ट मिला हुआ है, पर वो रेगुलर ऑर्डर्स हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रांड बनाया अपना, जो B2B में सेटअप हो चुका। मतलब आज के डेट में अगर आप, इसमें बीच में हम लोगों ने सर्टिफिकेशन लिया, वैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स मुझे बोल रहे थे कि भाई तुम बोल रहे हो यार नेचुरल है, प्रूफ कर दो नेचुरल है। मतलब सर ऐसे, मतलब अब वो उस लेवल पे बैठे हैं, बोल रहे नहीं लैब मानेंगे रिपोर्ट ऐसे। चाहिए अब। अब चाहिए लैब रिपोर्ट, तो भाई लैब टेस्ट रिपोर्ट्स कराई, जिसमें सब कुछ था, स्किन इरिटेंट टेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, पानी में जा रहा है तो पानी खराब तो नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लैब टेस्ट, NABL से सारी जितनी भी लैब्स थी उनसे इनके लैब टेस्ट करवाए, फिर CII से ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन लिया। हम इंडिया की पहली कंपनी बने जिन्होंने ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन लिया, शील्ड मिली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से। तो आज के डेट में अगर आप ग्रीन बिल्डिंग अपनी कंपनी को बताना चाहते हो, अपनी बिल्डिंग को, तो आपको हर्बो क्लीन्स के प्रोडक्ट्स अगर आप लोगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलने में, मतलब ग्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं तो ये लेने पड़ेंगे, मतलब जो भी ग्रीन प्रो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अपनी बिल्डिंग में यूज करने पड़ेंगे, तो उसमें ग्रीन प्रो हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इनमें पीछे आप देखोगे हम लोगों ने ऐसे शील्ड भी लगा रखी है। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे अपने ब्रांड में जोड़ता चला गया। और बड़े-बड़े जब ब्रांड्स आपके साथ जुड़ जाते हैं जी, तो आपका भी पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है बिल्कुल। आगे पिच करने में कि भाई हमारे साथ ये लोग ऑलरेडी ऑर्डर ले रहे हैं। बिल्कुल। अब उस समय क्या है ना, जैसे आप एक क्लाइंट हो, आप आज मेरे से प्रोडक्ट लेने आए हो, ठीक है, तो अगर अब मैं बोलूंगा सर आप मेरे पहले क्लाइंट हो, तो आप बोलोगे यार ये मेरा मैं पागल तो नहीं बना रिस्क ले देगा, रहा हूँ फिर। पागल तो नहीं बना देगा, ये इसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे भी कि नहीं होंगे, और ये सस्ता राइट। क्यों नहीं दे रहा, अगर ये, मतलब मैं इसका पहला क्लाइंट हूं तो। अब अगर मैं अपने आप को प्रूव करना है तो मुझे अपनी क्लाइंटेल बड़ी करनी पड़ेगी, तो वो अब प्रूफ करा मैंने, ठीक है, अभी भी मतलब प्रूफ करी, अब तो और क्लाइंटेल बनानी है, अब तो छाना है बस, तो अभी भी बनाई, पर अब ईजी है लोगों को बताने, क्योंकि अब ब्रांड्स के नाम कुछ जुड़ गए हैं, तो लोगों को ऑलरेडी भरोसा, अच्छा इतना बड़ा ब्रांड कोई आपसे यूज कर रहा है, अच्छा आप वहां भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, वो बेटर हो जाता है अब। तो मंथली अभी क्या ऑर्डर्स जा रहे हैं? अब मैंने D2C स्टार्ट करा, तो जैसे मैं बता रहा था मैं दुबई गया, तो D2C स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करी थी, मतलब उसमें मैंने बोला भाई D2C तो मेरा सपना था तब से अर्जुन, ये तो तुझे ढंग से ही करना पड़ेगा, कि मतलब इसमें तो एक एक पॉइंट बिल्कुल। तो मैं दुबई गया, दुबई में पूरी पैकेजिंग देखी, दुबई में मतलब वहाँ ऐसी कोई मतलब सारी पैकेजिंग ले ली, फोटोज ले ली, कनाडा से सारी फोटोज मंगा ली,
सारी फोटोज मंगाने के बाद ऐसी पैकेजिंग डिजाइन कराई जो मुझे लगे कि भाई ये अगर घर में बॉटल पड़ी है, इसमें जैसे आपने बोला था ना रिटेल में दूसरे ब्रांड्स छा रखे हैं, आप कैसे चाहोगे, तो मेरे दिमाग में उस समय एक आया कि अगर मेरा अंदर जो प्रोडक्ट है वो अभी बंदे ने यूज करके देखा नहीं, अगर मेरी बॉटल उसके साइड में पड़ी होगी, वो कहीं यही सोच कर बोला यार ये इतनी सुंदर बॉटल यहाँ पे गलती से तो नहीं रख दी, इसे सही जगह रख देता हूँ। हम्म। एक दिमाग में ऐसा थॉट आया उस समय, मतलब वो अरे वाह। बचपन होगा क्या होगा। हाँ। फिर वहां से सामान उठाया, तो मतलब ऐसी बॉटल डिजाइन करवाई, हर्बो क्लींस डाइड हुई, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करा, उसके बाद जो भी बिजनेस से आ रहा था वापस इन्वेस्ट कर दिया। तो B2B बिजनेस में उस समय, अब आज की डेट में 45 से 55 लाख अपनी रिकरिंग सेल है ओके। जो हम B2B बिजनेस से मंथली कर रहे सेल। हैं, मंथली सेल। अब हम लोगों ने जो D2C चालू करा, अब उसे चालू करने में बहुत टाइम, हमने सोचा था मार्च में, सोचा था अप्रैल में कर देंगे कि जल्दी जल्दी एकदम होता है ना कि भाई अब तो चालू कर देंगे, पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मतलब लग गया। अब हम लोगों ने लास्ट मंथ इसे स्टार्ट करा था। D2C की सेल अलग है, मतलब उसमें हम मंथली 15-20 लाख की सेल कैसे कर रहे हैं, क्या मीडियम से? हमारा अभी मेटा और अमेजोन दो चीजें हैं, एड्स रन करने पड़ रहे हैं? एड्स रन करने पड़ते हैं। अमेजोन पे भी? तो अब क्या है कि एक तो मेरा इंस्टाग्राम एक अपना चैनल है, ठीक है, वहाँ से वेबसाइट से सेल आती है। उसके अलावा बाकी मेटा के लिए हम लोग UGC एड्स रन करते हैं। अमेजोन पे किस नाम से, इसी नाम से? हर्बो क्लींस। अमेजोन पे भी हमने इस मंथ, हाँ अभी भी उस पर ऑनबोर्डिंग चल रही है, अभी उसमें ब्रांड पेज पूरा बन रहा है, बट ठीक है उससे भी अच्छी सेल है। मतलब अमेजोन पे भी हम लोग कर रहे होंगे लाख, लाख, 1.5 लाख, काफी रिव्यूज हैं इस पे। हाँ लाख, 1.5 लाख सेल करी है हमने। और अभी हमें 30 दिन भी नहीं हुए हैं यार प्रॉपरली अमेजोन पे। टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? अगर मैं B2B में जाके बात करूं कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 25 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक अलग तरीके का प्रोडक्ट यूज होता है। और क्लीनिंग में मतलब हम लोगों ने इस तरीके से अपने आप को एक्सपर्टीज कर लिया है, क्लीनिंग में कोई भी दिक्कत है हमारे पास आओ, हम देंगे प्रोडक्ट। डिग्रीजर, डी स्केलर, मतलब क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनर, ये तो नॉर्मल क्लीनिंग हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो भी हमने बोला नेचुरल में बनाएंगे और इतने इफेक्टिव बनाएंगे कि केमिकल आप भूल जाओगे। तो B2B में तो ज्यादा SKUs हैं, D2C में अभी हम लोग 15 से 20 SKUs से स्टार्ट कर रहे हैं। कार रेंज है, किचन रेंज है, लॉन्ड्री रेंज है, जनरल क्लीनिंग प्रोडक्ट है, पेट केयर रेंज है। अच्छा, डिटर्जेंट वगैरह भी है? सब कुछ है, A to Z, सब कुछ नेचुरल क्लीनिंग में। नाइस। एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे यूजुअली बहुत सारे जो टीवी पे हम ऐड देखते हैं, जो बाकी क्लीनर्स, वो कहते हैं कि भाई एंटी बैक्टीरियल भी है, कि बैक्टीरिया को भी मारता है। तो ऐसा भी कुछ प्रॉपर्टी है आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में? बिल्कुल। अब इसमें क्या है, जैसे हम आयुर्वेदा में जाते हैं, ठीक है, तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि ये जैसे तुलसी हो गई या ये चीज़ हो गई, हमें घर में भी बोला जाता है जब जुकाम हो रहा है तो ये हर्ब ले लो, वो लो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो एंटी बैक्टीरियल हैं बट नेचुरल भी हैं। नीम को भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। तो बिल्कुल हम वो सारी चीज़ें डालते हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट है जिसे मैंने अभी हाथ पे लगाया था, अभी यहीं बैठा हूँ मैंने, और ये ऐसा कौन ही करेगा। तो इसमें 18 हर्ब्स हैं, लेमन ग्रास, जावा, नीम, सिनेमन, क्लोव, ऐसी 18 जड़ी बूटियों का ब्लेंड है ये फ्लोर क्लीनर। और लिटरली मैंने देखा है ऋषिकेश में ना, फ्लोर क्लीनिंग जब ये प्रोडक्ट ऐसे करता था 5 लीटर के कैन में, और सुंदर बॉटल नहीं थी, ऐसे रख के हम होटल में पूरा डेमो डुमो करके खरीद लिया उसने हमसे। उसके बाद उसने पोछा मरवा दिया। वहां पे फॉरेनर क्राउड बाहर निकलता था, बोलता था उनसे कि ये कहाँ से बाय करा। उन्होंने बोला यार फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि अब वो अरोम एक्चुअली सब नेचुरल फ्रेग्रेंस है। बिल्कुल अरोमा है वो। और मैं बोलता भी हूँ मेरे प्रोडक्ट्स लेने वालों को कि भाई ये अरोमा थेरेपी है, ठीक है। तो वहां से वो निकलते थे, हमसे देहरादून से प्रोडक्ट मंगाते थे, तो हम करने B2B जाते थे, और वहां से मुझे समझ आता था नहीं यार ये लोग, एक सिंगल आदमी भी मेरा प्रोडक्ट घर के लिए भी ले सकता है। तो उस समय से वो चीजें थी कि हाँ यार, मतलब जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, बेस्ट होती है। कि मतलब उसने खरीदा, फिर उसने मेरे पास किसी को भेजा, कोई आचार्य हैं, कोई योगा सिखा रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए वहां से सामान खरीदा। मतलब मार्केटिंग में करने जा रहा हूँ 20 लोगों पे, और वहां से हो जा रही है 40 लोगों पे। तो वो बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग उधर से भी सीखी थी मैंने। और चैलेंजेस तो आपने बता ही दिए, कितने सारे चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में मार्केटिंग के टाइम पे। मतलब और वो आने भी चाहिए, मतलब मैं तो ये मानूंगा कि आते भी हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि वो आज के डेट में मेरे काम आ रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में, जैसे इंडियन रेलवे आप बता रहे हो, मेट्रो के साथ आपने किया, मेदांता के साथ में किया, तो ये कैसे क्रैक किया था आपने? अब आज की डेट में तो जैसे मैंने बोला था कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने बोला था दिल्ली में ऑफिस बनाना है। तो ठीक उसके 1 साल बाद मैंने दिल्ली में पार्टनरशिप में ऑफिस खोला था, महिपालपुर बाईपास रोड पे वसंत विहार की तरफ, किसी के साथ पार्टनरशिप में, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो वो टीम मैंने उस समय सेटअप करी दिल्ली के लिए, मतलब दिल्ली बनाएंगे यहाँ पे, दिल्ली में मार्केटिंग करेंगे प्रॉपर। दिल्ली में उन लोगों ने मतलब उसके 1-1.5 साल बाद जब हमने यहाँ पे ऑफिस खोल दिया, तो हम लोगों ने ऑफिस से मार्केटिंग शुरू करी गुड़गांव की।
मतलब जब मेरा भी रील्स भी कोई देखेगा तो रील्स में देखेगा, पर मैं कुछ टाइम देहरादून रहता था, फिर दिल्ली आ जाता था। मतलब ट्रैवलिंग तो मैंने बहुत करी है पूरे टाइम में 1 साल के। तो अब क्या हुआ होता था कि जितने भी गुड़गाँव के थे, हम जाते थे कॉर्पोरेट्स में मिलने। एंड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉर्पोरेट में गए, एक कॉर्पोरेट क्रैक हो गया, वहाँ से रेफ़रेंस मिल गया। तो रेफ़रेंस गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करा हम लोगों ने अपना, कि यार रेफ़रेंसेस मिल रहे हैं। अगर मेरे प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं, तो मैं कहाँ तक ही मार्केटिंग कर लूँगा। अगर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, मैं कहाँ तक मार्केटिंग कर लूँगा। अगर बढ़िया है ना, मैं एक पॉइंट तक मार्केटिंग करूँगा, फिर मेरा कस्टमर मार्केट कर देगा मेरे लिए। और हुँ। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं मेरे पास, मतलब इतने सारे हैं कि मैं कहीं पे प्रोडक्ट बेच के आया हूँ, बिक कहीं और गया उसकी वजह से। तो ऐसा हुआ है, और इसी तरीके से मेरे कॉर्पोरेट्स भी क्रैक हुए हैं, रेफरेंसेस मिले हैं, अरे यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप उधर भी जाओ ना, उनसे भी मिलो, तो कहीं मिलने चले गए, या कहीं मेरा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तो किसी के परचेज मैनेजर ने देख लिया, आप प्लीज़ कल आके हमसे मिलिए। गीकन है, गीकन फर्नीचर आपने सुना होगा। अच्छा। तो गीकन ने अभी हमारे से प्रोडक्ट मंगाया, मुझे पता ही नहीं कहाँ से मंगाया उन्होंने प्रोडक्ट, मतलब मंगाया तो ना हमसे ही, पर मेरे को ये भी नहीं पता उन्होंने यूज़ कहाँ होते देखा। हुँ। तो मन उन्होंने बोला कि मान्यसर में आप आ जाइए ट्रेनिंग के लिए, और इधर करोल बाग में उनका शायद एक ब्रांच है, उधर हम लोग डिलीवर करके आए थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स जुड़े हैं हमसे, जो हमसे नेचुरल क्लीनिंग में लेते हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में इंडिया में लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि यार अब केमिकल से दूर रहना चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके, पेट्स के लिए खराब है, बेबीज के लिए खराब है। एंड मैं तो बोलता हूँ अगर बड़े ब्रांड्स भी इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इंडिया से तो केमिकल खत्म हो रहा है, गंगा माँ में केमिकल डिस्चार्ज नहीं होगा, और यमुना खराब नहीं होंगी, और हमारे घरों से हम पानी बाहर फेंक देते हैं, पोछा मार के बाहर फेंक देते हैं, उसमें भी तो केमिकल है। और ये ब्रांड्स हैं कहाँ के, बाहर के हैं सब, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आके केमिकल बेच रहे नाम हैं। हिंदुस्तान रखा हुआ है। रखा हुआ है। अब उसके बाद जाके बाहर आप नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। बाहर क्यों नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इतने उससे बिक रहे हैं? क्योंकि बाहर लोगों को नॉलेज है। अच्छा, आपको कभी इश्यू हुआ जब आप सर्टिफ़िकेशन के लिए गए या गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए गए, तो कुछ इश्यू हुआ, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? मतलब इश्यूज आते हैं, मतलब सर्टिफिकेशन में आपको इतने सारे लोगों से मिलना है, दोन अप्रूवल। आपसे घूस वगैरह भी माँगते हैं, रिश्वत? अब वो तो पता नहीं, बट ठीक है, मतलब सर्टिफिकेशंस में आ जाते हैं, बट उसे क्लियर करते करते टाइम लग जाता है, पर फाइनली हो गया। नहीं, मैंने सुना है कि सारी चीज़ें सही होने के बाद भी वो हाँ, कहेंगे आगे फाइल पास तभी होगा जब कुछ खर्चा पानी मिलेगा, ऐसा होता है? ऐसा मतलब आपके साथ मेरे आपने साथ फेस ऐसा सीन अभी इतना नहीं हुआ? ट्रिगर नहीं हुआ। हाँ, ओके, मतलब इतना मैं करा नहीं, बट हाँ, हो भी सकता है, तो हो जाएगा तो। ग्रेट। अभी अगर जैसे बताएँ जो D2C में क्या-क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, किस-किस यूज़ के लिए? सो D2C में जब मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा मार्केट में एक गैप है। मतलब लोग ना भाग रहे हैं सस्ता बेचने के चक्कर में, कि मैं बेचूंगा अपना प्रोडक्ट सस्ता, कौन बेचेगा, उसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। हुँ, बट सेल प्रॉफिट नहीं है। मतलब ये B2B बिजनेस के बाद जब मैं इधर आया, अभी जब D2C मैंने स्टार्ट करा, मैं ऑलरेडी 7-8 लाख रुपए का लॉस भी लिया। हुँ। ऐसा नहीं है, मैंने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए, प्राइसिंग पे ध्यान नहीं दिया, ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं दिया, ऑर्डर्स कैंसिल हुए। तो 7-8 लाख रुपए के घाटे के बाद मुझे ये समझ आया कि सेल इज नॉट, मतलब आपका प्रॉफिट नहीं है, आप उसे प्रॉफिट में मत लो कि ये प्रॉफिट हो गया मेरा। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है ना, लोग कम प्राइस पे ये फ्लोर क्लीनर सस्ता है, अच्छा 90 रुपए का 1 लीटर बेच दूंगा, लोग ले लेंगे, लोग लेंगे, जरूर लेंगे। प्राइस सेंसिटिव मार्केट कुछ हद तक है, इंडिया में है, लोग सस्ता देके एकदम उठा लेंगे। पर लॉन्ग सस्टेनेबल ब्रांड, आप सही प्राइस पे सही चीज अगर डिलीवर करो, विच इज द वैल्यू। अगर मेरे ये प्रोडक्ट में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, उससे इसी चीज की कीमत ले रहा हूँ, तो मार्केट इसकी ज्यादा वैल्यूएबल होगी, ये ज्यादा लंबा ब्रांड बनेगा, ये हाउस होल्ड ब्रांड बनेगा। अगर मैं सस्ता बेच, मतलब आज के डेट में क्या है ना, काफी सारे हमारी फील्ड में ब्रांड है जो नेचुरल क्लीनिंग में वो व्हाइट लेबल करवाते हैं, दूसरी फैक्ट्री से बनवाते हैं। हमारे पास भी काफी बड़े बड़े ब्रांड्स आए कि आप हमारे लिए व्हाइट लेबल कर दो। व्हाइट लेबल इज कि ये अंदर हर्बो क्लीन्स का प्रोडक्ट है, बाहर से उन्होंने अपना लेबल लगा दिया। गॉट इट। हुँ। पर उसमें वो करते हैं कि इसमें आप इतना परसेंटेज नेचुरल रखना, इतना केमिकल रखना। हम बोला नहीं होगा। अच्छा, वो कस्टमाइज़ भी करवाना चाहते हैं आपसे? बिल्कुल, इसे सस्ते से सस्ता दे दो। यार सस्ते से सस्ता कैसे दे दें? हुँ, मतलब अगर आप इसमें बोल रहे हो सोना चाहिए, तो सोना तो सोने के दाम पे ही मिलेगा, करेक्ट है। है ना? तो हुँ, मतलब उसका वो प्राइस नहीं देना चाह रहे हैं। अच्छा फिर चलो छोड़ो, हम उधर से बनवा लेंगे। तो कभी कहीं से सामान बना के मार्केट में, और अच्छी खासी सेल भी कर रहे हैं, 5, 10, 15 करोड़ की नेचुरल क्लीनिंग में सेल भी कर रहे हैं। ऐसे भी ब्रांड्स हैं और अच्छी भी कर रहे हैं। तो वो जो गैप मेरे को समझ आया ना, कि परफेक्ट नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट जो हाउस होल्ड ब्रांड बनने में, कि जो मेरे से लोग मंगा रहे हैं, या जिन्होंने मेरे से B2B मंगा, उन्होंने बोला यार अर्जुन, वो जो तू होटल में हमारे लिए देके गया था, होटल ओनर ने फोन करके बोल रहे हैं कि यार वो हमारे घर पे ना, हमारे घर पे भी भिजवा दे। उनको भी तो मार्केट में पता है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो भी तो रिटेल, पर वो मेरे से मंगा रहे हैं। क्यों? यार वो होटल में मजा आ गया था, वो प्रोडक्ट यूज करा। अच्छा मेरे घर में उन्हें अपने बच्चों की केयर है, वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी समझे। तो प्राइसिंग, सही प्राइसिंग पे सही प्रोडक्ट का गैप मुझे दिखा। तो मैंने अभी जो प्राइस, मतलब अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हम लोग निकाल रहे हैं D2C में, फ्लोर क्लीनर में हम लोग 2 ब्लेंड निकाल रहे हैं, एक लेमन ग्रास और लेवेंडर।
बहुत बहुत बढ़िया फ्रेगनेंस है, और उसकी एक ऐड भी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें मतलब मैं एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर तो में ये गया था। फ्लेवर कहाँ से लाते हैं आप? सो इसमें जो ये फ्रेगनेंस है, जैसे लेमन ग्रास है, तो लेमन ग्रास का तेल हम निकलवाते हैं बिहारीगढ़ से, अच्छा, और तो नेचुरल होता है वो? 100% नेचुरल, सेम लेवेंडर के तो साथ आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा? पड़ता है। बट अब आज की डेट में हम लोग B2B, और हमारी मतलब सेल इतनी है कि हम उसे मैनेज कर लेते हैं, अच्छा। और यही हमारी प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस है कि कैसे हम उन सब चीज़ों से रिलेटेड होके अपने आप को मार्केट में प्राइस सही दाम पे दे पा रहे हैं। वो सप्लाई चेन मेंटेन करना आज भी आपको एक्सपांड करने में चैलेंज आ रहा है? बिल्कुल आता है। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में मेरे को सामान भेज देना था आज से 2 महीने पहले, ठीक है? पर मैं आज तक इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है? एक्सपोर्ट का? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो मिल गया था, उसके अलावा एक फैक्ट्री का मतलब अच्छा। एक ऐसा लाइसेंस है जो मेरे को चाहिए। वो 2 महीने हो गए मिलते-मिलते मिल ही नहीं पा रहा है। मतलब जिसके पास जा रहा हूँ वो किसी और जगह भेज देता है, फिर कहीं और भेज देता है। अब इस मंथ जाके वो फाइनल होगा, तो अब लाइसेंस होगा। अब वो क्या है, पीछे से कस्टमर से भी आता है, यार हम लोगों ने स्टार्ट करना है, अब ठंड आ जाएगी। सेम इसी चीज़ से अब D2C में है, D2C में आपको पता ही है कि फंड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, और एज़ अ बूटस्ट्रैप बिज़नेस इतने फंड्स एकदम से पोर कर देना, कैश बर्न के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो प्रॉफ़िटेबल रख के अपने आप को स्केल करना D2C में, क्योंकि D2C में मार्जिन बहुत कम रहते हैं। किसी भी ब्रांड के लिए कम ही रहेंगे, इतनी सारी तो कॉस्टिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशंस, आरटीओ ये सब हो ही जाता है। तो इन स आरटीओ आता है? अब आरटीओ बिल्कुल आता है। अब जैसे बीच में एक एग्रीगेटर ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा था, कुरियर सर्विस के साथ, ठीक है, बड़ा ब्रांड है। अब उसमें क्या शिप है रॉकेट होगा? तो उनके साथ काम कर रहा था। अब वो क्या करते हैं कि क्या तो जो भी कुरियर पार्टनर है, मेरे डब्बे के अंदर कोई और बॉटल रख के मुझे वापस भेज देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने ई-कॉमर्स बंद कर दिया। बस बहुत इशू है। मतलब अब कस्टमर वेट कर रहा है। आज भी कस्टमर का फ़ोन आया है कि यार आपने इतने टाइम से ऑर्डर दे रखा है, मेरी तरफ से ट्रांज़िट में है, वहाँ भी पोर्टल में ट्रांज़िट दिख रहा है और डिलीवरी नहीं हुआ। कस्टमर मेरे से पैसे वापस माँग रहे हैं। अमेज़न से जब सेल कर रहे हो आप, या फिर खुद की वेबसाइट से? नहीं, अब ये खुद की वेबसाइट से इश्यूज़ अच्छा, बता रहा हूँ। मुझे लगता है अमेज़न से अगर आप सेल कर रहे हो तो हुँ। एक एफबीए करके कुछ आता है, हाँ, एफबीए में, हाँ। उसमें कम रिटर्न आते हैं। हाँ, एफबीए में हम लोग कर रहे हैं। एफबीए में मतलब हम लोग कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा, अच्छा। तीनों एफबीए में हम लोग कर रहे हैं। हुँ। अभी मतलब 30 ही दिन हुए, हम लाख, 1.5 लाख के ऊपर की सेल अभी हम लोग टच कर चुके हैं अमेज़न पे। अब अभी तो हमने स्केल करा ही नहीं है, मतलब मैं तो हुँ, ये बोलूँगा, हुँ। मतलब जहाँ अर्जुन वहाँ था उस दिन जब वो सोच रहा था कि डेब्ट टू क्लियर करना है, वो अगर आज देगा कि आज हमारे क्या थॉट्स हैं, हुँ। तो बहुत बड़े हैं। तो मतलब अभी जब हम अमेज़न की बात कर रहे हैं, अमेज़न से भी अभी सेल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एफबीए, मतलब सब कुछ ऑपरेशंस हमने सेट कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी आपसे जिस दिन मेरी बात हो रही थी, तो उस दिन हम लोग नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे, मतलब नई फैक्ट्री देख रहे थे। हुँ। जैसे मैं एक भी वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो मैं दिखा दूँगा। हम लोग एक नया प्लांट देख रहे हैं। अभी जो हमारे पास प्लांट है, अभी 2 फैक्ट्रीज़ हैं हमारी देहरादून में। तो मतलब एक वेयर हाउस है जहाँ से हुँ। पहले स्टार्ट करा था, उसके बाद एक फैक्ट्री ली अभी, जो मतलब इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी कोई भी देखेगा तो हमने करा हुआ है। अब उसके बाद उसमें मैंने एक चैलेंज लिया था इंस्टाग्राम पे कि 30 दिन में करनी है अपनी फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे रन। 30 दिन हो गए, रील अपलोड करने का तो अब इतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में इतनी सारी चीज़ें हैं ना। पहले तो हम मार्केट में घूमते थे, हुँ। अब क्या है, दिन भर ये फॉर्म भरो, इससे कॉल्स पे बात करो, कस्टमर से कॉल्स पे बात करो, तो दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो अब क्या है कि रील डालने का इतना टाइम नहीं मिला, बट आफ्टर 30 डेज़ वो स्थिति आ गई कि हम लोगों को नई फैक्ट्री लेनी पड़ी। तो आज की डेट में हम लोग ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा प्लांट, मतलब इनसे तो 5x 10x प्लांट हम लोग अभी देहरादून में ले रहे आप हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं? रामनगर, कर्नाटका, साउथ से बहुत आता है तो हमारे पास। वेंडर्स कैसे ढूँढा ढूँढा था आपने? वेंडर्स अब विद टाइम ही आपको समझ आएगा कि अच्छा। वेंडर्स कैसे में, क्योंकि वेंडर्स में क्या है ना, हिट ट्रायल बहुत है। आप कैसे मेक श्योर करोगे कि वो जो दे रहे हैं नेचुरली दे रहे हैं? हाँ, तो यही हिट ट्रायल। अब जैसे मेरे पास जो रॉ मटेरियल आता है, हम उन्हें लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अच्छा। उनका कोई भी बैच भेज देंगे, अब उन्हें नहीं बताएँगे, पर हम भेज देंगे। अब लैब टेस्ट पे हो जाएगा, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब उस वो एक अलग तरीके की कॉस्टिंग है, एक-एक लैब टेस्ट की कॉस्टिंग अलग है। तो वो अब मेरे पास जितना भी रॉ मटेरियल है, मुझे आज की डेट में पता है कि मैंने कम से कम नहीं तो कम से कम 500 वेंडर के प्रोडक्ट्स की करवा रखी होगी। तो मेरे को पता है कौन-सा बढ़िया है, और वो हम रेगुलर बेसिस में अपना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करते रहते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी थी हुँ, प्रोडक्ट बेचने के लिए। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई ये तो अप्रूवल्स लेने ही लेने हैं? तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फैक्ट्री लाइसेंस तो आप ले लो, जो मैंने गलती करी, मैंने बहुत बाद में लिया, ठीक है। तो फैक्ट्री लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप ग्रीन प्रो ले लेते हो तो बहुत बढ़िया है, एंड एनएबीएल लैब टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आप बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करना चाहते हो। तो साथ में ऐसे ही मतलब बहुत सारे हुँ। सर्टिफिकेशन है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कर रखा कि आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये ऐसा चाहिए, बट अपने आप को सेफ रखने के लिए कि हम
से कोई भी पूछ ले तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई मैं 12th पास आउट हूँ तो मेरे पास 12th पास आउट की डिग्री है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हो तो इसको बनाने में पोल्यूशन कितना होता है? हमारे मतलब मेरे, अगर आप वैसे कभी फादर से मिलोगे या कभी देहरादून आओगे तो आप आना ज़रूर, ठीक है? आपको फैक्ट्री भी विज़िट कराऊँगा। हम मेरे फादर नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनका जो स्टार्टिंग से ये था कि नेचुरल बनाना है, उसके बाद उन्होंने हम लोगों में भी यही चीज़ इनकलकेट करी कि भाई मदर अर्थ से प्यार करना है। तो हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री में सारी चीज़ें कोल्ड प्रोसेस कर रखी हैं, मतलब हीटिंग नहीं करेंगे, गीज़र नहीं लगा रखे हैं। तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन हम लोग नहीं करते, पॉल्यूशन वाली जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ऑयल्स हैं, ऑयल से प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स वाटर बना रहे हैं। वेस्टेज कितना होता होगा? वाटर वेस्टेज के लिए भी हम लोगों ने अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, तो वाटर वेस्टेज भी ऐसा कुछ नहीं है अच्छा। हम यूज़ कर। उसके बाद हमारी फैक्ट्री में ही हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम वाटर में डालते हैं, तो एचटीपी एसटीपी प्लांट भी बना, उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो भी हमारी फैक्ट्री में बन रहे हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ ही बनते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करते हैं कि वाटर वेस्टेज जीरो रहे, पॉल्यूशन जीरो रहे, और मार्केट में जो हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और भी हम ऐसे प्रोडक्ट्स डेली बेसिस में रिसर्च करते रहते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, मार्केट में है ही, मतलब है ही नहीं। अगर जैसे मेरी ऑडियंस देख रही है, अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है हम्म तो जरूर से इंटरेस्टेड है बिजनेस वगैरह करने में, हम्म तो किसी को D2C ब्रांड स्टार्ट करना है आज हम्म के रेट में, 2025 ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, हम्म कैसे स्टार्ट करेगा? कुछ अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएं तो। तो D2C ब्रांड चालू करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि D2C चालू करने के लिए आपको पैसा चाहिए, पर बिजनेस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। और ऐसा सच नहीं है, पैसा ज़रूर इम्पोर्टेंट है, पर पहले बिजनेस बिना पैसे के बना के देखो। अगर बिना पैसे के आप बिजनेस बना पा रहे हो तो पैसा आपको सही डायरेक्शन देगा, बिजनेस नहीं बनवाएगा। हेल्प कर देगा, डायरेक्शन सही दे देगा, सब कुछ बढ़िया कर देगा। पर अगर आपने बिना पैसे के, मतलब बिना बाहर से इतना फंड उठाए, D2C में जितना लोग बोलते हैं कि फंड लग जाएगा, पहले वो बिना, जितना आपके पास कैपेसिटी है उससे ट्राई करो। तो जैसे मैंने D2C स्टार्ट करा था, अगर आप भी D2C स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई भी अगर D2C स्टार्ट करना चाहता है आज के डेट में, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, जो आपको लगे कि यार ये प्रोडक्ट मैं घर में यूज कर सकूंगा, या मैं अपने लव्ड वंस या अपने भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी को भी दे पाऊंगा, वो प्रोडक्ट फाइनल करो। उसके बाद मार्केटिंग के लिए आपको उससे पहले अपना ऑपरेशन सेट कर लो कि यार उतनी सप्लाई चेन आपने प्रॉपर कर ली। क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, कि अगर मैं आज के डेट में समझो ये प्रोडक्ट बाहर से बनवा रहा होता और आज के डेट में मार्केटिंग करने कूद जाता, तो मेरे से सबसे पहले तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जब मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करूंगा या एड्स चलाऊंगा, तो अगर ऑर्डर्स आ जाएंगे और वहाँ मेरा पैसा लग गया और मेरे पास ये मेरी फैक्ट्री में या मेरे वेयर हाउस में ही सामान नहीं है, तो लॉस है वो। तो सबसे पहले तो अपनी सप्लाई चेन प्रॉपर कर लो। उसके बाद अगर आप आगे D2C में बढ़ना चाहते हो, प्रोडक्ट्स आपका सब कुछ सेटिस्फाइड है कि भाई यही प्रोडक्ट बेचना है, मेरे पास अब स्टॉक भी है इस चीज़ का, तो उसके बाद आप जाके उनकी प्रॉपर एड्स बनवाओ। एंड अगर आपके पास इतना बजट है कि आप एक एजेंसी रख सकते हो, तो आप एजेंसी रखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। ऑलरेडी बहुत सारी मिल जाएंगी आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। एक परफेक्ट एजेंसी रिसर्च करो। एंड अगर अभी उतना बजट नहीं है तो मेटा पे एड्स रन करो, बहुत ईजी है, यूट्यूब से देख लो, चैट जीपीटी आपको बता देगा, वो कर सकते हो। लिस्टिंग कर दो अमेजोन पे, पहली बार लिस्टिंग मैंने खुद करी थी। अभी जो हम कर रहे हैं अब तो प्रॉपर कर रहे हैं, मतलब अब हमारे साथ प्रॉपर टीम है। बट अगर आज की डेट में आप करना चाहते हो, अमेजोन बहुत ईजी है, कोई भी लिस्ट कर देगा, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर देगा। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिख गया ना कि हाँ यार प्रोडक्ट बिक रहा है, कस्टमर से अच्छे और फीडबैक आने लग गए कि यार क्या प्रोडक्ट भेजा यार, मजा आ गया। एक बार अमेजोन से खरीदा, फिर अगली बार जाके वेबसाइट से खरीद लिया, तो आप समझ जाओ कि प्रोडक्ट में दम है। क्योंकि आपकी रिकरिंग सेल आने लगी, रिपीट कस्टमर जैसे ही आपके पास आ रहा है, फिर उसके बाद आप फंड पोर इन करो और पोर इन करो। तो इस तरीके से आप D2C स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, बहुत ही यार आपने बहुत सारी चीज़ें बताई एंड आई होप कि ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अभी क्लीनिंग वाले उसमें हो, क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपने सोचा है कि जैसे अभी मार्केट में जितने हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री तो कोई नहीं है, तो सोचा आपने कि इस फील्ड में भी आप घुसोगे? बिल्कुल, मतलब यहाँ तो मेरा ये काम है, इंडस्ट्री मतलब सबसे रिचेस्ट बनना
मेरा ऐसा मतलब स्टार्ट अभी मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है कि मैं रोज ये सुबह उठ के मतलब ऐसा कुछ करूंगा कि मैं सबसे रिचेस्ट बन जाऊं, बट मैं मार्केट में वो ब्रांड्स बनाना चाहता हूं जो अनशेकेबल हो। कि अगर आज हर्बो क्लीन्स में मतलब आज नेचुरल क्लीनिंग में हर्बो क्लीन्स है, कोई भी कहीं से भी ब्रांड आ जाए, हर्बो क्लीन्स को कोई शेक नहीं कर पाएगा, सब उसके अगल बगल रहेंगे। सेम चीज जैसा आपने बताया स्किन केयर और इन सब चीजों में डेफिनेटली आने वाले टाइम में ऑलरेडी प्लान है, प्रोडक्ट्स रेडी हैं। हमने ऐसी बहुत सारी चीज, एक चीज को प्रूव करना है, उससे पैसा कमाना है। और जो मतलब क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही है, मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं डालूंगा जो ऑलरेडी इस मार्केट में है, उसे सस्ता करके या उसे महंगा करके या उसे अच्छा डिजाइन कुछ करके। इनोवेटिव ही रहे, नया ही रहे। हमेशा कुछ इनोवेटिव रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, क्योंकि अब आज के डेट में तो मेरे को इतना सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग का भी, मार्केटिंग का भी। तो जब टाइम मिलता है हम रात रात भर मैन्युफैक्चरिंग में बैठे रहते हैं। मतलब अगर मेरी कोई वीडियोस भी देखें, हम रात को 9 10 11 12 1 2 बजे तक फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, दिन भर मार्केटिंग करिए, नींद ही नहीं आ रही है। क्योंकि जिसके अंदर वो आग सी होगी ना, ये वो घर जाके बैठा होगा ना, वो अंदर से एक आग सी मच जाएगी कि यार खाली क्यों बैठा हूँ। और वो जो खप्पी सा मन होता है ना किसी का, वो चला जाएगा कि अपने ऑफिस में बैठ जाए। जैसा आपने बना रखा है इतना बढ़िया सेटअप कि ऑफिस भी है, सब कुछ है कि अच्छा मन नहीं लग रहा ना ऑफिस में जाके बैठ जाऊँ, आगे आपने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो सेम चीज़ अपना भी है, फैक्ट्री जाके बैठ जाएंगे, नींद नहीं आ रही है, वहाँ ग्रेट। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नया सोचने लग जाएंगे। तो सेम चीज़ जैसे मैंने अभी फ्लोर क्लीनर्स करे थे और प्रोडक्ट करे थे, जो रूम फ्रेशनर्स हैं, तो ये रूम फ्रेशनर्स पे निकला, मार्केट में पता चला गैप है भाई, सब एल्कोहल बेस्ड या गैस वाला बेच रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनमें। तो हमने रूम फ्रेशनर्स निकाले नेचुरल तरीके से। अब उसमें जैसे ये टिश्यू पेपर है, ठीक है, अब टिश्यू पेपर में मतलब ये तो हम दिखाते हैं मार्केट में, मैं अपने इसे स्प्रे कर दूंगा, ठीक है। अब ये इस पे कोई स्टेन ही नहीं मारेगा और फ्रेगनेंस में आपको अरोमा थेरेपी देगा। भाई साहब ऐसा लग रहा है परफ्यूम मार दिया। तो अब ये इतना मतलब ये हमने दुबई के लिए क्रिएट करवाया है पूरा, ठीक है, कि ऊद वाला फ्लेवर ऊद है। वाला फ्लेवर, तो ये दुबई के लिए बनाया है। तो बहुत ही गजब, मतलब इसकी फ्रेगनेंस तो मतलब ऐसा है कि लोग आके ले जा ले रहे हैं। तो ये दुबई के लिए तो ये बनाया। कितने देर लास्ट करेगा? अब ये लास्ट करेगा आपका 1.5 2 घंटा आराम से। अच्छा। पर नेचुरल में क्या है ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अब हम कोई अल्कोहल तो डाल नहीं रहे हैं, केमिकल डाल नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा स्टे नहीं करेगा इतना ज़्यादा। पर यह है कि नेचुरल में आपको फ्रेगनेंस, माइल्ड फ्रेगनेंस का अरोमा दे जाएगा। क्योंकि मैं जो चीज़ जितना ज़्यादा तेज कर दूंगा वो उतनी ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल भी है। तो इसको हवा में स्प्रे करना है कि ऐसे जैसे नहीं, आपने इसे इस पे? आपको करना है कर्टेन बेडशीट मैट्स पे। ओके। मतलब अगर नेचुरल है, थोड़ा सा यूनिक है, आप इसे फैब्रिक्स पे यूज़ करो, स्टेन नहीं डालेगा, फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग इस तरीके से रहेगी। अब कुछ लोग हैं जो मेरे से फ्लोर रूम फ्रेशनर ले जा लेते हैं, अब वो ऐसे मार देते होंगे रूम फ्रेशनर, अब बोलेंगे यार ज़्यादा स्टे तो करी नहीं, क्योंकि इसे कोई कैरियर ही नहीं मिला स्टे करने का। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज के डेट में हम लोग दे रहे हैं ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार होटल्स में, तो हमारा रूम फ्रेशनर्स बिक रहा है, जो हमसे 5-5 लीटर कैंस पर मंथ में मतलब 25 लीटर 30 लीटर ले रहे हैं, अलग अलग शहर में। अमृतसर में बहुत ले रहे हैं, करनाल में ढाबे ले रहे हैं, दिल्ली में। तो इस तरीके से हमने मार्केट रेंज बनाई है। तो जो आपने बोला कि और क्या क्या बने, हम अभी उसमें भी निकलेंगे, जो आपने रेंज बताई उसमें भी हम लोग उतरेंगे। एक बार इसे प्रूफ कर दें, इससे बढ़िया मार्केट में नाम बना दे कि हर्बो क्लींस, हर्बो क्लींस है, नेचुरल क्लीन है। यूजुअली जो रूम फ्रेशनर जो आमतौर पे यूज़ करते हैं, तो मैं तो करवाता ही नहीं। रीज़न कि जैसे स्प्रे होगा, अगर मैं वहाँ पे घूम गया तो मेरे को सर्दी हो जाएगी, अगले दिन जुकाम हो जाता है, मेरे को हो जाती है एलर्जी। तो मैं वैसे वाले स्प्रे नहीं रखता। पहले वो परफ्यूम आते हैं जो फुसफुस वाले, वो पहले यूज़ करता था, उसकी वजह से मेरे को सर्दी हो जाता था। तो बिल्कुल अभी वो बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करता। बिल्कुल तो इसको यूज़ करने से क्या ऐसे कुछ होगा, सर्दी वगैरह जुकाम? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो होता है साइनस ट्रिगर होता है, या फिर आपका एलर्जी होती है, जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आप इंग्रेडिएंट्स उनमें पढ़ोगे तो बहुत हार्मफुल होते हैं। वो सीधा आपके अफेक्ट करते हैं, ब्रेन में करते हैं या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को करते हैं। तो अब जैसे आपने वो सूंघा, तो आपको एकदम, आपने फ्रेगनेंस सूंघी तो आपको एकदम सर में नहीं चढ़ी होगी। अगर मैं अभी एक गैस वाला लाके आपके आगे रख दूंगा ना, तो बोलो भाई दूर कर दे थोड़ा सा, है। तो इस तरीके से हमने बनाया। जैसे ये तो मेरा मैजेस्टिक वाइब है, एक मेरे पास लेमन ग्रास है। ये प्रोडक्ट आप यूज करना, आप अपने आप बोलोगे यार प्रोडक्ट्स तो कुछ दमदार दे के और गए एक बंदा। और चीज़ मैं भाई यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने खुद से भाई को रीच आउट किया है, आपको रीच आउट का मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा। और मुझे पर्सनली जो जिस तरीके से भाई मार्केटिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, वो मुझे पसंद आया कि कैसे सोशल मीडिया का यूज़ हम अपने ब्रांड को बनाने में कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ रील देख के टाइम पास कर रहे हो, मज़ा आए। भाई 25 साल की उम्र है और मेरे को कितना कुछ सीखने को मिला। मैं भाई आपसे 5 साल बड़ा हूँ और मेरे नहीं को भाई, काफ़ी आपसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं तो अभी आपसे बात कर मतलब रहा था। यार बहुत ही इंस्पायर किया आपने। थैंक यू। और जितना मैंने सोचा था कि आपके साथ मैं बात करूंगा बैठ के, उससे कहीं ज़्यादा ही बातें हुई। और
पूरा आपके स्ट्रगल से लेके आपके चैलेंजेस से लेके आपका इनोवेशन, आपने नए-नए जो प्रोडक्ट्स बनाए मार्केट से फीडबैक लेके, कमाल है भाई। थैंक यू सो मच भाई, और थैंक यू एज़ सो अ मच। फाउंडर जब तक आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप मार्केट में घुसोगे नहीं, आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। आप बिल्कुल, सिर्फ़ ये देखोगे कि मार्केट में क्या बिक रहा है, ट्रू। उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स कॉपी करके निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है जैसे आपने बताया, तो आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा और आप सीधा यूज़ करने वाले से फीडबैक लेके आप प्रोडक्ट में मॉडिफ़िकेशन कर रहे हो। तो कमाल है। और साथ-साथ वो जो नेचुरल का जो टैग है, अपने आप में आने वाले टाइम में लोग नेचुरल की तरफ ही भागेंगे क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ लोगों को दिख रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। इवन मैंने देखा है 1-2 कुछ-कुछ क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स हैं जो एक्सपोज़ करते हैं ऐसे ब्रांड्स को जो काफ़ी टॉक्सिक केमिकल से बनाते हैं हुँ, प्रोडक्ट्स हुँ, को। हुँ, हुँ। उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आपको ऐसी कोई परेशानी हुई है अभी तक कि भाई तू क्या कर रहा है, मार्केट डिसरप्ट करने क्यों आ रहा है? अब होगी तो देख लेंगे, मतलब स्टार्टिंग में सोच लिया था कि भाई अब मार्केट में जब घुसना है ना, तो अब बस अपना विज़न दिख रहा है, अब हुँ, और कुछ नहीं दिख रहा। सीधा घोड़ा बन जाना है, बस आगे देखना है। अब बस विज़न पता है हुँ। मेरे को अपना, कि ये ब्रांड 100 करोड़ का पहले बनेगा, फिर 1000 करोड़ अच्छा, का अभी बनाना है। क्या टर्नओवर किया होगा आपने? आपने बस जैसे बताया कि 1 साल पहले आपने रजिस्टर करा इसको अच्छे से फुल फ्लेज, तो हुँ। क्या टर्नओवर किया होगा 1 साल में हमने? जो हमारी रिकरिंग सेल है ना, आज की डेट में, अब ये मंथली आपकी बढ़ती है। जैसे हम हुँ, लोगों ने अब इसमें करा था कि एक हमारा चैलेंज था 30 लाख 30 लाख्स इन 30 डेज़। तो हम लोगों ने वो करा था 30 लाख्स इन 30 डेज़। उसके बाद क्या हुआ, सीज़न में डिप आया, तो मंथली रिकरिंग सेल डाउन गई। उसके बाद मुझे ये समझ आया कि अगर मुझे अपनी सेल बिल्ड करनी है रिकरिंग, तो मेरे को अपने लिए ऐसे कस्टमर चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता था, हम मार्केट में जाते थे बस सामान बेचने से मतलब था। अब लोग हमसे जीएसटी पे लेंगे, अब उसमें हम जीएसटी भी अपने आप पे कर रहे हैं, वो हमसे बिल नहीं ले रहे हैं पर हम आगे जीएसटी पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा, अब तो एक तो 18% क्लीनिंग प्रोडक्ट पे भी रखा हुआ है। क्लीनिंग प्रोडक्ट पे तो जीएसटी कम होना चाहिए, हुँ, ठीक है? क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला है कि यार स्वच्छ भारत, तो उसपे हुँ। तो जीएसटी कम होना चाहिए, ठीक है? एक बार लोग इस पे वीडियो बनाओ और क्या पता सुन ले मोदी जी। रील देखते हैं बहुत आजकल हाँ, वो। तो उस समय मेरे को ये समझ आया कि यार हमें आज की डेट में अपना रिकरिंग कस्टमर बनाना है। तो आज के डेट में जब मैंने 45-55 के बीच में अपने आप को रखा, तो ये अपर नीचे रहती है। एक प्रॉफिट बताना चाहोगे कितना परसेंट आप मार्जिन लेके चलते हो? तो प्रॉफिट मार्जिन डी टू सी में कम रहता है। हुँ, डी टू सी में जितना मेरे ख्याल से 10-15% के आसपास आपका मार्जिन रहेगा। एंड बी टू बी में जो हमारे पास मार्जिन रहता है वो अराउंड 60% तक रहता है, 55-60%। ओके, बट डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ जाता है तो हम 45% डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं, क्योंकि ओके। बाकी कॉस्टिंग कंपनी की भी होती है, तो उसमें भी अपना 10-15-20% और आपके अपना। पास स्टाफ कितने होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके हर चीज़ में? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करंटली हमारे पास 12 लोग हैं, अच्छा, और मार्केटिंग में मेरे पास अभी करंटली 5 लोग हैं अलग अलग शहर में। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो काफ़ी कम साइज़ की टीम है आपकी। बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस है क्योंकि नहीं, बढ़िया है। और जो आपने बात बोली कि भाई स्वच्छ भारत का नारा तो लगा रहे हैं लेकिन जीएसटी 18% लगाए हुए हैं और अभी काफ़ी कुछ चीज़ों पे तो कम भी गया है, अब तो मुझे मैंने, लगता है यार इस पे हम तो कम इतना करना खुश थे, चाहिए। मेरे तो हैं? डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन कर के मेरे को कि भैया कम हो रहा है ना, भैया कम हो रहा है ना। बोला हाँ यार कम हो रहा है, मेरे को भी ऐसा लगा कम हो रहा है। हुआ ही नहीं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पे 18% से। मतलब ठीक है, केमिकल पे लगा दो, इस पे कम कर दो, नेचुरल होना चाहिए कुछ कम। मैं ज़्यादा बोल दूंगा फिर मेरा वीडियो डिलीट कर देंगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते गाइस। कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन आप अपनी बातें रख नहीं सकते। नहीं, एक रील बनाएंगे इस पे कि हैं? बोलेंगे कि प्लीज़ अगर कर सको तो 18% कम कर दो। जेन्युइन है भाई, जेन्युइन मैटर है ये, इस पे करना चाहिए। हुँ। फिर आपका स्वच्छ भारत का जो नारा है, इतने हज़ारों करोड़ खर्च कर दे रहे हैं गंगा जी को साफ़ करने के लिए, लेकिन फिर भी साफ़ नहीं हो रहा है। अब उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, मतलब लोगों को भी थोड़ा समझना सिविक सेंस चाहिए। नहीं है लोगों में भी। समझना होना, मतलब हुँ, मैं देखता हूँ, हम तो ऋषिकेश जाते हैं मार्केटिंग करने, भाई आप मानोगे नहीं, लोग घाट पे खड़े होके साबुन से नहा रहे हैं। हुँ। साबुन से नहा रहे हैं वहाँ पे। तो आप साबुन बना दो नेचुरल वाला। या मतलब करना ही पड़ेगा आगे कुछ वहाँ ऐसा। जो साबुन से, अरे इस साबुन से नहीं, नहीं इससे नहाओ, चलो फ्री में नहा लो लेकिन इससे नहाओ भाई। हाँ, मतलब करना हुँ। ही पड़ेगा कुछ ऐसा। मतलब अवेयरनेस आप होनी ऐसी चाहिए। मार्केटिंग भी हो सकती है, ऐसे रील बना दो वायरल हो जाए फिर। बिल्कुल, अब करना हुँ। पड़ेगा, साबुन में हूँ नहीं अभी, साबुन में भी आना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके थैंक एंड यू सो थैंक यू मच भाई। सो मच कि आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। और गाइस एक बार फिर से मैं बता दूं, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये भाई ने खुद से अपने प्रोडक्ट्स लाए हैं कि एटलीस्ट मेरे को बता पाए कि यार सच में मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। एक होता है कि यार लोग ऑन पेपर तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं बट ग्राउंड पे सब चीज़ें खाली बिल्कुल, होती हैं, ज़ीरो होता है। बिल्कुल। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों आपसे कहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले कि भाई हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन भाई एक अच्छे कॉज के साथ कर रहे हैं, तो जिससे आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन आएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो।
और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हो तो, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।